आप अगर पैसे कमा रहे हैं ना, तो आपको अब पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़िंदगी में आप पैसे कमाने नहीं आए। दैट्स अ वेरी वियर्ड टू थिंक टू से, लेकिन जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था तो मेरे पास मतलब जब इंजीनियर एक महीने के अंदर सैलरी कमा रहा होता था, वो मुझे दिन के अंदर पैसे मिल रहे थे। लोगों को ये नहीं पता कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी पहले महीने के अंदर, और मैं मस्जिद में सोच रहा था सुनने का। लोगों को ये बात नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता कि मेरे पास एक वक्त आया था, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, मेरे पास पानी भी नहीं तक के पैसे नहीं थे, मेरा गला खुश था और मैं किसी से नहीं मांग सकता था। मैंने जाके टैप वाटर पीना शुरू कर दिया था। इट इज़ समथिंग दैट you love, You love doing it. and it is something that is providing any benefit to the world. Yes. Then it is something that is providing you with monetary benefit. Yes. और चौथा एक और चीज़ थी, You are good at it. you are good at it. तो ये 4 चीज़ें। मतलब आखिरी दफ़ा मेरा फ़ोन जो चेक हुआ था वो 18 या 19 साल की उम्र में हुआ था। उसके बाद मेरा आपका फोन भी चेक होता था? फ़ोन चेक होता था 18-19 साल की उम्र में। फ़ोन रख लिया जाता था, अब्बू रख ले। मैं उस वक्त में ऐसे था कि मैं तो नहीं सुनता, आपको कुछ नहीं पता, आप क्यों बोल रहे हैं मुझे ऐसे? ऐसे ना बोल रहे हैं आप, बस चुप हो जाए आप। मैं 16 साल का हूँ और मैं अपने 50 साल के अब्बू को बोल रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता। I dream my painting so that I can paint my dream. Oh, brilliant. What a beautiful quote. I dream my painting so I can paint my dream. Right. Brilliant. बहुत सारे यूथ इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, डाउटफुल रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता उनको अपनी डायरेक्शन कैसे सेट करनी है, उनको आगे फ्यूचर को किस तरह से देखना है, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि काफ़ी यंग हैं, और उनको बुलाने का मेन मकसद भी ये था कि जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं अपनी यंग एज के अंदर, और जिन जिन स्टेजेस ऑफ लाइफ से वो गुजरे हैं, टीन एज से लेकर अब तक एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, उन्होंने ऐसा क्या किया जो दूसरे करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए अभी तक। तो हम वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट उमर नोमान। उमर, जबकि लोग यंगर एज के अंदर स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं बहुत अरसे तक के लिए कि क्या करना है ज़िंदगी में, कैसे करना है ज़िंदगी में, तो अपने बारे में पहले खुद ही बताएं डिटेल के अंदर, और उसके बाद हम इस पर बात करते हैं कि क्यों बाकी यूथ फंसे रहते हैं कन्फ्यूजन और डाउट के अंदर जबकि आप फर्मली आगे बढ़ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। आई वुड से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है जिसकी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं वो एक ही होती है कि उनके अंदर ईगो डेवलप हो जाती है। अगर कुछ उनके साथ अच्छा हो गया तो बस वो अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू करते हैं। या तो एक ये चीज़ होती है, इक्वलिटी नहीं होगी और ईगो बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो अपने आप को सराउंड नहीं कर रहे ऐसे लोगों के साथ जो कि इतने अकॉम्प्लिश्ड हों कि आप खुद ही ह्यूमिलिटी पैदा हो जाए। मतलब अगर मेरे दोस्त मिलियनियर्स और बिलियनियर्स दोस्त बन जाएं तो मैं तो मतलब उनसे वही मेरी ह्यूमिलिटी क्रिएट हो जाएगी ना, उससे ईगो नहीं आएगी मेरे अंदर। तो या फिर कोई बहुत ही टैलेंटेड लोगों से मैं सराउंड हूँ तो मेरे अंदर माई ईगो वुड बी डेड। एंड आई थिंक दी ओनली पीपल हु एक्चुअली प्रोग्रेस इन लाइफ आगे जाके वो लोग होते हैं जिनके अंदर ईगो नहीं होती, बिकॉज दे वर्क एज अ टीम प्लेयर. So yeah, I think I've been working as a team player my entire life, and that's why मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल कहने हैं आप एक तरीके से. अच्छा, आपका ग्रेजुएशन जो है आपने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, करेक्ट मी if I'm wrong. You're not wrong. Secondly, but the profession which you chose for yourself, you are a young entrepreneur, you're running your software company, plus you're also running your marketing company. उसके अलावा भी, and I know you are into podcasts and going and social media marketing and lots of things you're doing. How could you manage it? जबकि लोगों को फिर again they are more confused in younger age. Well, I think the only way that मैं थोड़ा सा प्रोग्रेस करिए ज़िंदगी के अंदर was कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इवन दो घर पे खाना होता था, घर पे मतलब छत थी हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, अब्बू ने बहुत सी ज़िंदगी दी। लेकिन एट दी एज ऑफ जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही थी, मेरा कॉलेज एंड हो गया था, तो सेकंड ईयर में क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप थी तो मेरे कॉलेज की हमने फ़ीस ही नहीं दी सेकंड ईयर की। उसके बाद पे यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हो रही थी तो अब्बू ने कहा कि जो भी खर्चा है ना यूनिवर्सिटी का, तुम इस एज पे आ गए हो कि तुम खुद उठा सकते हो खर्चा। मैं उस 19 साल का था, मुझे कोई स्किल्स भी नहीं थे, कुछ काम ही नहीं आता था। आई थिंक वो जो उस वक्त है ना कि वो जो अब्बू की तरफ से एक प्रेशर तो नहीं, लेकिन उनकी तरफ से एक रूलिंग आ गई थी कि तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा। इसका ये मतलब नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, का ये मतलब है कि तुम्हें पैसे की मतलब यू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ मनी. And I think that decision at the time was so important for a father to take. For my father, I'm so glad that he took that decision, is because उस चीज़ ने मेरे अंदर
इतनी सारी चीज़ें, मतलब आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर दैट, क्योंकि फिर मुझे आई हैड टू पिक अप और जॉब्स, मुझे चलिए डिलीवरी बॉय बनना पड़ गया, मुझे ये करना पड़ गया, मुझे ट्यूशन तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिए, ट्यूशन तो नहीं पढ़ाया मैंने वो कंटेंट राइटिंग शुरू कर दी, बहुत से अजीब व गरीब से डिफरेंट काम शुरू किए जस्ट टू मेक कि मैं मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री के पैसे निकल आए मेरे पास। सो अब उन्हें जहाँ जहाँ तक हेल्प कर सकते की, लेकिन वो जो 19 से लेके अब 24 का हो गया ना, जो मेरे उस मुझे पैसे नहीं मिलते अपनी फैमिली की तरफ से, वो आई थिंक वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से मैंने अपने आप को खुश पुश किया, क्योंकि मैंने कहा मुझे अगर डिग्री करनी है तो मैंने अपने खुद बलबूते पे करनी है, मुझे खुद करनी है वो चीज़, मुझे उसके पैसे देने मैंने खुद देने, तो मैं वही चीज़ पढ़ूंगा जो मुझे पसंद है। तो उधर से नॉट यू पीपल थिंक कि इससे होगा ये कि ओके बच्चे को पैसे की वर्थ समझ में आ जाएगी, नो दैट्स नॉट इट। वो तो एक चीज़ आती है, दैट्स वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट कम्स आउट ऑफ इट, बट द अदर थिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट इज द फैक्ट दैट यू स्टार्ट बिकमिंग मोर रेसिलिएंट, you start becoming more mature at a younger age, you start realizing the importance of actually building networks and connections, कि मतलब अगर मेरे पास कनेक्शंस हैं सो आई अंडरस्टैंड कि मुझे इस बंदे से इस तरीके से काम करना है, इसको इस तरीके से डीलिंग करना है, आपको पीपल स्किल्स बढ़ जाती हैं आपकी, बिकॉज यू स्टार्ट गोइंग आउट इन द वर्ल्ड, आपकी ज़िंदगी बस यूनिवर्सिटी तक कन्फाइन नहीं होती, यू हैव अ लाइफ आउटसाइड विद दैट हैज़ टू सपोर्ट योर यूनिवर्सिटी। So I think that decision that he took, even though I hated it at the time, was one of the reasons why I kept on pushing myself, and that's why I feel like I haven't done enough, because I know I can push myself even more. So that's the reason why I am the way I am. वरना तो मैं तो वैसे ही होता बच्चा घर पे बैठ के अभी भी कराची में अपने कमरे में पुछता है। ज़्यादातर फैमिलीज़ बच्चों को कम से कम पाकिस्तान, इंडिया और हमारे एशियन रीजन में देखा जाए तो वो चाहते हैं कि बच्चे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें। एक दफ़ा बच्चा पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, ग्रेजुएशन हो जाती है या इंजीनियर या डॉक्टर या वॉट एवर प्रोफेशन, जब वो बन जाए उसके बाद जॉब करो, जो करना है करो, उससे पहले हमारे यहाँ लेके चला जाता है। लेकिन अगर इन कंट्रास्ट वी सी वेस्टर्न वर्ल्ड, वो क्या करते हैं, वो आपको ग्रेजुअली पुश करना शुरू करते हैं कि यू स्टार्ट टू अर्न योर ओन ब्रेड, ये वाली आदत डालना शुरू करते हैं। तो जो आप कह रहे हैं, आप कहते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है, बट डू वी सी कि अगर बच्चे व्हेन आई से लाइक अ टीनेजर्स, आपने बोला 19 से 24 साल की एज के अंदर आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी, 19 साल की उम्र से 19 साल की उम्र से, और आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकालने के लिए कोशिश की, वालिद का मेन पर्पज़ यही था, इवन दो ही गुड बट ही गिव यू अपॉर्चुनिटी ताकि आप खुद करना सीखेंगे और इम्पोर्टेंस भी समझें। However, अगर आप देखते हैं कि बच्चों को अगर एक दफ़ा लत लग जाती है पैसे कमाने की, तो वो ऐसा ऐसा अपने आप को पीछे पुल बैक करते हैं, पढ़ाई पे दोबारा नहीं जाते। What do you think about it? इस एज से आप गुजर चुके हैं, that's why I'm asking you. I am completely against the opinion, not the fact, the opinion that आप अगर पैसे कमा रहे हैं ना तो आपको अब पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ज़िंदगी में आप पैसे कमाने नहीं आए, दुनिया में आप पैसे कमाने नहीं आए, पैसा कमाना होता है ताकि आप एक लिविंग, आप जिंदा रह सकें, लेकिन वो आपका मकसद नहीं है, दी एंटायर मकसद नहीं है। आपका मकसद है कि यू आर समवन हु अंडरस्टैंड्स अदर कल्चर्स, हु अंडरस्टैंड्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हु कैन हैव डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। अगर आपको किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप सिर्फ पैसों की बात ना करें, आपको 10 चीज़ें और भी आती हैं उसके ऊपर बात करने की। तो जिसको पैसों की लत लग जाती है ना कि पैसे कमाने पैसे, मेरा पर्पज़ ही नहीं था पैसे कमाने। मैं कभी, मेरा पर्पज़ सिर्फ ये था कि मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री निकल जाए, मेरा सिर्फ ये मकसद था। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी मैंने पिक ही इसलिए की थी बिकॉज मुझे पता था कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और मेरे घर के पास है, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन के पैसे मुझे नहीं देने पड़े, मैं पैदल चले जाऊँगा यूनिवर्सिटी। और मुझे दूसरी बात ये पता थी कि ये गवर्नमेंट है तो इसकी सेमेस्टर फीस ही 25,000 रुपये, और मैं 25,000 तो मैं कमा सकता हूँ 4-5-6 महीनों के अंदर। मैं 25,000 मेरे लिए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एट द टाइम 19 पे मुझे लगता था बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन नहीं था एंड आई थिंक वो सिर्फ वो 2 रीजंस थे जिसकी वजह से फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पिक की। एंड फिर while I was in second year I started making money, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं I could even go as far as saying कि मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म की थी ना, मुझे इतना पता था कि मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि मेरे पूरी क्लास के अंदर 50 लड़के हैं ना, ये 1 साल तक भी काम करते हैं ना, वो इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे जितने मैं कमा चुका हूँ अभी तक। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मेरे अंदर ईगो आ जाए या मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, सब कर दूँ, नहीं। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को यूज़ ही नहीं करता अपनी लाइफ के अंदर। लाइक आई डिडंट परस्यू इट एज अ प्रोफेशन, नॉट बिकॉज आई वाज लाइक मैंने गलत डिग्री कर ली, बिकॉज मैंने वो सिर्फ इसलिए की थी बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव टू माई सेल्फ कि सबसे मुश्किल डिग्री मुझे आती है। लाइक मुझे पसंद नहीं पड़ता,
It wasn't because कि मुझे ये इससे पैसे कमाने. It was just because I liked it. Then I chose a profession that I actually liked, but my degree and the skills that I learned from my degree actually complemented every single other thing that I was doing. So let's say if I am, अगर मैं कोई like marketing कर रहा हूँ तो मुझे strategy बनानी है. मेरा दिमाग 4 साल के लिए analytical thinking इतनी अच्छी हो गई कि मेरा दिमाग बहुत ही numbers में सोचता है, बहुत ही detail में सोचता है, क्योंकि इंजीनियर बहुत डिटेल में सोचता है. उससे ही मुझे डिफरेंट स्किल्स मिल गई जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर के पास होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंजीनियरिंग में अप्लाई नहीं होती, पूरी कहीं भी लगाते हैं आप वो स्किल्स. सो आई डोंट थिंक इन द स्लाइटेस्ट कि अगर आप करोड़पति भी बन जाए ना 20 साल की उम्र में, आपको ड्रॉप आउट करना चाहिए. मुझे नहीं लगता है करना चाहिए. दैट इज़ वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट डिसीजन यू कैन टेक. वेरी गुड. तो बेसिकली आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो आप ये बिलीव करते हैं कि खाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का मतलब ये नहीं हो कि आपने उसको वेस्ट कर दिया क्योंकि आप दूसरे प्रोफेशन में चले गए. स्टिल यू बिलीव कि जो आपने इंजीनियरिंग से सीखा है वो आपको और हेल्प आउट कर रहा है अपने इस नए करियर में जो आपने बनाया है. एग्जैक्ट. क्योंकि इंजीनियर माइंड डेफिनेटली जैसे आप बता रहे हैं इट्स मोर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, इट्स मोर एनालिटिकल थिंकिंग, और उसके बाद जब आप किसी भी चीज़ में इस अप्रोच के साथ जाते हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, सेल्स हो, बिजनेस डेवलपमेंट हो, एवरीथिंग हेल्प्स आउट. अब वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं. आई एम श्योर इट मस्ट बी हेल्पिंग. ये बताएं कि चले आपने तो अपनी डायरेक्शन बना भी ली, व्हाट मेड यू थिंक not to follow your career in mechanical engineering but get into software engineering or marketing company? That is a very good question. और इसका मेरे पास आंसर सरप्राइजिंगली मुझसे 1-2 दफ़ा ही बस लोगों ने पूछा है सवाल, लेकिन इसका आंसर बड़ा मज़ेदार है. When I was in second year, जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ख़त्म किया था, कोविड शुरू हो गया था. And when COVID started, I was stuck. सब घर पे थे. एंड फिर जब आप घर पे होते हैं तो आप 10,000 चीज़ें और सोच रहे होते हैं कि कुछ करने को ही नहीं था उससे. तो उसी वक्त जो है ना मैंने अल्लाह ताला से मैंने दुआ की थी कि मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में क्या करना है. मुझे ये डिग्री पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये जॉब कर सकूँ, क्योंकि मुझे तो अब अल्लाह ताला आपने ज़्यादा पैसे की आदत डल पाती है. दैट्स अ वेरी वियर्ड टू थिंक टू से, लेकिन जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था तो मेरे पास मतलब जब इंजीनियर एक महीने के अंदर सैलरी कमा रहा होता था, वो मुझे दिन के अंदर पैसे मिल रहे थे. तो मैंने कहा अल्लाह ताला आपने मुझे इस चीज़ की आदत डलवा दी है, तो अब मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी के साथ. तो एक मैं वो बात मेरे दिमाग में थी, मैं सो गया, मैं 1-2 दिन बाद फिर मुझे दिमाग में एकदम से एक थॉट आ गई. बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, एंड आई थिंक आई अर्ज एवरीवन जो भी ये देख रहा है कि वो सवाल अपने आप से डेफिनेटली पूछे. और वो ये सवाल है, मैंने जो सवाल पूछा था अपने आप से वो ये था कि लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आई बिकम द बेस्ट पॉसिबल मैकेनिकल इंजीनियर देयर इज़. मतलब मेरे पास दुनिया जहाँ का सबसे बड़ा घर हो, सबसे महंगी गाड़ी, सबसे महंगी जो गाड़ी मुझे चाहिए वो हो, जो चीज़ मुझे चाहिए मेरे पास हो, मुझे जितने पैसे चाहिए वो मेरे पास, हर दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ हो, सबसे टॉप का मैं मैकेनिकल इंजीनियर. और मेरे साथ जितने भी मेरे पैसे बने हो या फिर जितनी भी सक्सेस आई, इट केम थ्रू मी बिकमिंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, मी बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर. वुड आई बी हैप्पी? क्योंकि सारी चीज़ें तो आ गई मेरे पास, मैं खुश होऊंगा क्या? एंड दी आंसर टू दैट वाज कि मेरे पूरे वजूद ने मुझे बोला कि इसका आंसर नहीं है. नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं नफरत करूँगा अपने से, क्योंकि चीज़ों की खुशी तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी. गाड़ी की खुशी 2 हफ्तों बाद ख़त्म हो जाएगी, आपको फिर नई गाड़ी दिख जाएगी. फ़ोन आपके पास नहीं आता है, 3 दिन बाद उससे बेहतर फ़ोन आ जाएगा. कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ हो उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ आपको मिल जाती है. लेकिन खुशी जो है ना, जो जिस चीज़ के थ्रू आपको जो है ना, जिस मेहनत के थ्रू या जिस काम करने के थ्रू आपको वो चीज़ मिल रही है ना, लेट्स से अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सो यू हैव अ जॉब एंड देन यू गेन इनफ मनी कि आप ये सारी चीज़ें खरीद सको, वुड यू बी हैप्पी डूइंग दैट जॉब? और द आंसर टू दैट वाज नो. एंड मैं बहुत ऑनेस्टली अपने आप से मैंने आंसर किया. मैंने कहा, मैं डर गया था ये आंसर देख के. मैंने कहा ये फिर मैं क्या ज़िंदगी ज़ाया कर रहा हूँ अपनी. लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि मैं रियलाइज़ कर गया इन द सेकंड ईयर आई शुडंट ड्रॉप आउट, क्योंकि आई एक्चुअली लाइक स्टडीइंग दिस एंड दिस हैज़ ओपन माई माइंड. मैं ऐसा सोचता ही नहीं था पहले, डिग्री से पहले, मतलब यूनिवर्सिटी जाने से पहले मेरी दिमाग चलता ही नहीं था ऐसे. तो the fact that my father didn't pay for my uni, the fact that I had to do everything on my own, the fact that I had to pick up odd jobs and then also study such a difficult degree, and then मेरे ग्रेड्स भी कोई पूरे अच्छा अलहमदुलिल्लाह ग्रेड्स आते थे. तो ये सारे काम करके जब मैंने देखा ना कि मैं इतना एक एनालिटिकल थिंकर बन गया हूँ जो आगे की सोच रहा है और अपने आप से ऑनेस्ट है, तो आई वाज लाइक ये पर्पस था मेरी डिग्री का. मुझे अल्लाह ताला ने डिग्री करनी ही इसलिए दी थी क्योंकि ताकि मैं अपने आप से सच बोलना शुरू कर दूँ, मैं थोड़ा दिमाग लगा के सोचना शुरू कर दूँ, और मैं अपने डिसीजन कैलकुलेटेड. मुझे इंजीनियरिंग इसलिए नहीं करवाई अल्लाह ने ताकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन जाऊँ. मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए करवाया ताकि मेरे अंदर ये सवाल आ जाए, मेरे दिमाग के अंदर ये सवाल बैठ जाए, मैं इसको समझ सकूँ. तो
that was the reason कि मैंने कहा नहीं हाँ चलो सही है, अब क्या करूँ. तो फिर उधर से फिर मैंने उसका एक पूरा प्रोसेस, अगर अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ कि फिर मैंने फिगर आउट कैसे किया कि मुझे करने क्या चाहिए. बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर आउट आपने कैसे किया, क्योंकि हमारे जितने भी यंग यूथ व्यूअर्स हैं उनके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं. आपकी प्रॉपर काउंसलिंग हुई थी, करियर काउंसलिंग, बिफोर यू जॉइन अ यूनिवर्सिटी और यू डिसाइडेड ऑन अ सब्जेक्ट? मेरी करियर काउंसलिंग के लिए मैं किसी काउंसलर के पास मैं कहीं भी नहीं गया था. मैं बस मैंने क्या किया था कि मुझे पता था कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है. इसलिए नहीं कि मेरे माँ अम्मी अब्बू ने कहा, उन्होंने कहा ज़िंदगी में तुम्हें नहीं पढ़ना, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पढ़ो. हम लेकिन पैसे नहीं देने पाते थे, पढ़ना तो पैसे नहीं देने, वो बस मर्जी है तुम्हारी, जो करना है खुद करो. ये तो बहुत आसान जिंदगी थी, ना पढ़ते ना पढ़ते ना कुछ. मैंने कहा ठीक है, लेकिन खुद ही आपने फैसला किया. मैंने खुद ही कहा नहीं मुझे एनईडी में पढ़ना है, जेएससी की डिग्री चाहिए और मुझे यही डिग्री चाहिए, बस ये मेरा डिसीजन. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने कहीं और अप्लाई भी नहीं किया, राइट. मैंने कहीं और किसी का टेस्ट भी नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं. मैंने बस बोला कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा और यही है, और इसके अलावा अल्लाह ताला मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं. राइट. तो द वे आई फिगर आउट व्हाट आई वांटेड टू डू वाज कि सेकेंड ईयर जब थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ यूनी का, आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद अ बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स. नाउ हियर्स द कूलेस्ट थिंग अबाउट द एज लाइक रेंज वी आर लिविंग इन. जैसे मैं 20 का था उस वक्त, तो अब मैं 24 का नहीं 24 का, उस वक्त 21 का था. तो 21 की एज पे मैंने सोचा कि ठीक है, आई हैव लाइक दिस एज रेंज ऑफ 20 to 30, 10 साल है मेरे पास, जिसमें मैं दुनिया जहाँ का कोई भी काम करना चाहूँ ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. लाइक इन ट्राई, मैं अगर रेस का ड्राइवर ही बनना चाहता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ अभी वो. मैं दुनिया जहाँ के सारे रेस्ट ले सकता हूँ और मैं फेल कर सकता हूँ फुर्सत से. मेरे पास ये 10 साल बस से फेल करने के लिए. तो मैंने बहुत ट्रायल एंड एरर किया. स्टार्टेड, मैंने पहले एक फ्रेम, क्या कहते हैं, फ्रेम बना रहे थे, बड़े बड़े फ्रेम्स बना रहे थे हम लोग. उसका काम शुरू कर दिया, जिसमें प्रिंट्स होते थे, लोगों को फ्रेम्स चाहिए, वो काम शुरू कर दिया. उसमें लकड़ी का समझा कैसे काम होता है. फिर थोड़ी देर बाद में मैंने कपड़े का काम शुरू कर दिया. मैंने कपड़ा समझते हैं क्या चीज़ है. फिर डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर दिया. फिर वीडियोस बनाना शुरू कर दी यूट्यूब पे. फिर ये चीज़ बहुत हर चीज़ शुरू कर दी. इट डजंट मीन कि हर चीज़ में अच्छा था, बस हर चीज़ ट्राई करनी थी कि कौन सी चीज़ क्लिक कर जाती है. और बहुत इसके बाद जो है ना, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ व्हाइल आई वाज ट्राइंग दीज डिफरेंट थिंग्स कि यार एक्चुअली मुझे पता है क्या पसंद है. मुझे ये पसंद है कि मेरा दिमाग कैसे ऑपरेट करता है. तो अगर मेरा दिमाग कैसे ऑपरेट करता है तो मुझे ये पसंद है कि दिमाग कैसे ऑपरेट करता है इन जनरल, विच इज़ साइकोलॉजी. हम देखो ओके, साइकोलॉजी मैंने पढ़ना शुरू की. स्टार्ट रीडिंग कार्ल यूंग, स्टार्ट रीडिंग पीटरसन, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉइड. मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ लोगों को जो है ना पढ़ना शुरू कर दिया. जो क्लासिक ऑथर्स थे, डॉस्टोयेव्स्की को पढ़ना शुरू कर दिया मैंने. फिर मैंने मार्क्स को पढ़ना शुरू कर दिया. वो तो फजूल ही रहा, ऑथर मुझे नहीं पसंद. लेकिन आई स्टार्ट रीडिंग अपॉन दीज थिंग्स एंड देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग ओके, इफ़ यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड मार्केटिंग. एज अ वेरी गिवन, लाइक गिव एंड टेक है दोनों का. अगर आपको लोगों की साइकी समझ में आती है ना, तो आपको मार्केटिंग समझ में आती है. मैंने कहा ठीक है, फिर मार्केटिंग से पढ़ना शुरू कर देते. तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ना शुरू कर दी. फिर मैंने मार्केटिंग पढ़ना शुरू कर दी. दोनों की मैंने टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दी, सीखना शुरू कर दिया. एंड मैं इतना सीखा, फिर मुझे पता चला कि ये दो चीज़ें मुझे सही में, मतलब हर वक्त मैं इसके ऊपर बात भी कर सकता हूँ, हर वक्त मैं इसको अप्लाई भी कर सकता हूँ. और मज़ेदार बात ये है कि मैं ये कर भी रहा हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, मार्केट तो कर रहा हूँ अपने आप को. तो क्लियरली समथिंग इज वर्किंग आउट. दिस इज समथिंग दैट आई लाइक डूइंग एंड दिस इज समथिंग दैट इज वर्किंग आउट एंड इट्स आल्सो गिविंग मी मनी इन रिटर्न. तो इफ इट्स लाइक द थिंग दैट दे हैव, इकिगाई, क्या उसका Ikigai, the Japanese way of finding your passion. That's what you mean? या वो उसके 5 होते हैं ना भाई, 4 corners. 4 चीज़ होते हैं कि इट इज़ समथिंग दैट you love, You love doing it. and it is something that is providing any benefit to the world. Yes. Then it is something that is providing you with monetary benefit. Yes. और चौथा एक और चीज़ थी, You are good at it. you are good at it. तो ये 4 चीज़ें. Okay. मैंने कहा okay, I'm good at these 2 things. I actually enjoy them, and then it also gives me money, and I think the world becomes a better place if I tell them कि मतलब ये, I don't know, marketing से बनती अच्छी दुनिया नहीं बनती. Then I think this became my ikigai. And I found it, and then I just went down. और मैंने कहा यही चीज़ है, और इसमें जितना मैं सोच सकता हूँ, जितना दिमाग लगा सकता लगाऊंगा. मैं लगाया उस पर दिमाग. मैं ग्रेजुएट किया, मैंने जॉब्स भी ऐसी ढूंढी. मुझे जॉब ग्रेजुएट होने से पहले ही मिल गई, क्योंकि I found my ikigai. Right? When I found that thing, it was like I was attracting all of these different like positive things and energies, because I was just doing something that I liked doing. So I was vibrating on a frequency that no one could understand.
It was like ये क्या तुम्हें तब क्या कर रहे हो तुम ये? मैंने कहा तुम लोग नहीं समझोगे इस बात को, तुम लोग इस बात को मैं समझाना भी चाहूँ ना नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम लोग वो चीज़ कर रहे हो फोर्सफुली, मैं एक चीज़ वॉलंटरली कर रहा हूँ। तो बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, एक फोर्सफुल चीज़ करने में और एक वॉलंटरली चीज़ करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड जिस किस्म की एनर्जी जो वॉलंटरली काम करने वाला बंदा फील कर रहा है, वो फोर्सफुल वाला बंदा कभी सोच भी नहीं सकता। तो मैंने कहा आई कांट इवन एक्सप्लेन दिस टू यू, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू लाइक डूइंग वॉलंटरली, देन दे लाइक हमें फुटबॉल खेलने का शौक है, इस चीज़ें खेलने का शौक है। नहीं, व्हाट डू यू लाइक डूइंग दैट एक्चुअली प्रोवाइड यू विद एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट इन लाइफ? लाइक पता नहीं, हमें नहीं पता। मैंने कहा दैट्स द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कमिंग टू यूनिवर्सिटी टू फाइंड आउट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू इन लाइफ। And if you didn't even find that out because you were forced to come to this university, then you're dumb. Like you just wasted 4 years of your life, and you're gonna waste further years because now you have no other skill except what you just studied. So ये मैं 2 साल तक अपने दोस्तों को समझाता रहा, किसी को समझ में नहीं आई ये बात, किसी को समझ में, किसी के दिमाग में ही नहीं बैठती थी ये बात। आपको क्यों समझ आ गई थी? आई थिंक मुझे इसलिए समझ में आ गई थी क्योंकि मैंने अपने आप से सच बोलना शुरू कर दिया था। मैं झूठ नहीं बोलता था। Okay. मैं दुनिया से झूठ बोल लूँ, कोशिश करता हूँ मैं ना बोलूँ, लेकिन मैं अपने आप से नहीं झूठ बोलता। अपने आप से कैसे सच बोलता है, कैसे झूठ बोलता है इंसान? अपने आप से आप इस तरीके से सच बोलते हो कि लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने कोई किताब लिखनी है, अब मैंने अपने आप को टाइम दिया है कि मैं ये किताब, अगर देखा जाए इस इंसान ने ये किताब 1 साल में लिखी थी, अगर मैं ऐसी सिमिलर किताब लिखना चाहूँ तो मैं तो 6 महीने में लिख लूँगा। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। मैं अपने आप से सच नहीं बोल रहा। मैंने आज से किताब ही नहीं लिखी, मैं कहूँ तो 6 महीने में खत्म कर दूँगा किताब। फिर मैं इस किताब को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ठीक है, इस बंदे का इतना एक्सपीरियंस है और ऐसे इतनी मेहनत करके इसने 2-3 साल लगा के ये किताब देखी, तो मुझे एटलीस्ट इसमें 4 साल तो लगेंगे। और लेकिन अगर मैं थोड़ा पुश करूँ अपने आप को तो शायद मैं जल्दी कर लूँ, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाता, आई शुड बी ओके विद नोइंग द फैक्ट कि यार आई नो माई सेल्फ, आई नो माई एफिशिएंसी, आई नो कि मैं अगर कोई चीज़ 100% एफिशिएंसी से कोशिश करूँ ना, वो 60 पे आगे रुकती है। 60% एफिशिएंसी से ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता। तो दिस इज़ मी बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, दिस इज मी बीइंग हम्बल। मैं अपने आप को झूठ नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा कि मैं कर लूँगा, कुछ सब आता है मुझे, नहीं आता मुझे सब, मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं आती। तो आई थिंक इफ यू स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ एंड यू जस्ट स्टार्ट टेलिंग योर saying the truth to yourself, that is enough for you to even just do anything in life. Quite honestly, मैंने सिर्फ अपने आप से सच बोल के सारे काम किए, वरना मैं नहीं कर सकता वही काम। Basically, competition is not with anybody else. The competition is with your own self. Obvious. सबसे पहले। और अगर आप किसी और को आगे बढ़ता देख रहे हैं, अचीव करते देख रहे हैं जिंदगी में, तो you should be more appreciative than being envious. Exactly. जितना आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, इट मीन्स यू आर गोना सेट योर ओन सेट गोल्स। एंड अपने गोल्स जब आप सेट करेंगे, तो आपकी बात से मैं ये समझाऊँ कि अनरियलिस्टिक गोल सेट ना करें कि जब उसके बाद जब वो अचीव ना हो तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाए। फ्रस्ट्रेशन बन जाती है आपके ऊपर कि उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, शायद मैं हूँ ही ऐसा, शायद उसको तो जी मामा चाचा बाप ने सपने दिया है, तो मुझे तो मिलने वाला है ही नहीं कभी। तो आप नाउमीदी में जाना शुरू हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी स्टिल फोकस्ड ऑन योर ओन सेल्फ, ऑन योर ओन रियलिस्टिक गोल्स, and be firm that you are going towards your goal, not stopping yourself in between by giving excuses. और एक वक्त आएगा कि आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। Yes. तो यहाँ पर अपने आप से लाइंग वाला जो कॉन्सेप्ट आपने बताया वो बड़ा क्लियर हो गया। Yeah. Let's say starting from the teen 13 13 until 19, Until- which is the main phase probably, जिसके अंदर बड़ा शिफ्ट हो रहा होता है एज में। 13 14, किसी पे 13 शुरू हो जाता है, किसी पे 14, किसी पे 15, लेकिन एक टर्बुलेंस का पीरियड होता है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये कहते सुना है, माई चाइल्ड इज़ अ प्रॉब्लम चाइल्ड। जब छोटा था तो इतने प्रॉब्लम नहीं थे, जब से ये इस एज पर आया तो इसने सुनना छोड़ दिया, इसने समझना छोड़ दिया, अजीब दोस्तों का इसने अपना सर्कल बना लिया है, फ्रेंड सर्कल जो है, और माँ बाप की बात इम्पोर्टेंट नहीं लगती। तो हाउ डज इट हैपन इन दिस एज? क्या रियलिटी और क्या इसके अंदर होता ये है कि एटलीस्ट देखिए, मैं तो बहुत ही शरीफ बच्चा था। ओके। मैं तो मतलब बहुत ही ज़्यादा शरीफ था, क्योंकि हमें डांट इतनी पड़ती थी, सोचते भी नहीं थे कुछ गलत करने का। लेकिन उससे ये नहीं होता था कि मेरी कोई दोस्ती नहीं थी अपने पेरेंट्स से। However, from the age of 13, there's this rule जो बड़ा एक जॉर्डन पीटरसन का एक रूल है। It says, do not bother kids when they're skateboarding. Now, what does this rule mean? The cool thing about this rule is that it means कि
जब आपके बच्चे कुछ डेंजरस कर रहे हो ना इन देयर टीनेज ईयर्स, डू नॉट स्टॉप. व्हाई? बिकॉज इफ यू स्टॉप देम देन दे विल स्टॉप बिकमिंग पार्ट ऑफ अ गैंग और अ ग्रुप. होता था ना जब हम यंग होते थे, मेरे पास मोहल्ले के अंदर एक गैंग होता था, लड़कों का ग्रुप होता था बॉयज़ का, कि क्रिकेट खेलते हैं साथ, कुछ भी कर रहे हैं. मतलब हम तो मतलब हम क्या कहते हैं, हम ये भी चीज़ शुरू कर दी थी, दरख्तों पे चढ़ना शुरू कर दिया, दरख्तों पे बैठे हैं ऊपर. मतलब फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो दूसरी किसी गली के अंदर, दूसरी किसी ग्राउंड में जा रहे हैं, उधर कोई बहुत ही कोई बड़े लड़के आए हैं, हम साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, गिर रहे हैं, पैरों में चोट लग रही है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया हाथ के अंदर. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ. 13 से लेके 19 एवरेज है, लेकिन 13 से लेकिन 16 तक डू नॉट बॉदर योर किड्स व्हेन दे आर स्केट. डू नॉट डू दैट. यानी कि उनको जो करना है ना उनको करने दो. मतलब वो खेलना चाह रहे, ये नहीं कि मतलब ओवरबोर्ड हो गए. हमारे ऊपर ये था कि मगरिब से पहले घर आने, ठीक है, और खेलना है तो 4 से 6 तक या 6:30 तक का टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं खेलना. उसके बाद तुम्हें टीवी का 1 घंटा मिलेगा, लेकिन उस टाइम के अंदर उनको जो करना, जो दिया है ना आपने उनको टाइम, उनको दो. आप उसमें कोई दखल अंदाजी ना करें. अच्छा, इसमें थोड़ा सा सवाल पूछूंगा आपसे. आपने कहा कि आपको फिर भी कोई एक डिसिप्लिन टाइम दिया हुआ था पेरेंट्स ने कि भाई ये टाइम से ये टाइम खेलना है, ये टाइम में जो करना है करो. नाउ जो करना है करो इज क्वाइट वाइड, क्वाइट सब्जेक्टिव. तो आपको क्या लगता है, जो करना है किसी भी साइट पे जाओ, जो भी चीज़ देखनी है, किसी से भी बात करना है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल. so how to set those limits for those teenagers and how to control it from parents point of view? अगर मैं आपसे कहता हूँ और आप as a teenager point of view मुझे बताएं कि how should it be as a balance, because now you have crossed that age and now you see both sides. Well, I can easily answer for the age that I'm right now in. अगर मैं 24 में अपने आप को देखूँ, मैं टीनेज नहीं हूँ, मैं यंग एडल्ट हो गया हूँ, तो मैं तो अपने आप को टीनेजर ऐसा सबसे गधों वाला इंसान समझता था कि मैंने ये क्या अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मैं अपने अब्बा की नहीं सुनता. ये क्या बात हुई? मतलब मैं अब्बू की क्यों क्यों नहीं सुनता था? Why to listen to father then? हाँ, उस वक्त मैं ऐसे था कि मैं तो नहीं सुनता, आपको कुछ नहीं पता, आप क्यों बोल रहे हैं मुझे ऐसे? ऐसे ना बोले आप, बस चुप हो जाए आप. मैं 16 साल का हूँ और मैं अपने 50 साल के अब्बू को बोल रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता. मतलब मेरे अंदर इतना इतना मेरे अंदर जो है ना वो आ गया कि मैं इतना कुछ सीख चुका हूँ, इतनी दुनिया देख चुका हूँ. लेकिन और अब मैं 24 साल का हूँ, मैं हर एक डिसीजन से पहले अपने अब्बू से पूछता हूँ, यार ये सही कर रहा हूँ, मुझे बता दे. लेकिन आप इसको सोचें, मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से, आपको क्या लगता है मैं किस तरीके से करना चाहिए? फिर मुझे कैलकुलेट डिसीजन हम खुद बनाते हैं, कहते हैं मुझे कल तक का टाइम दो, कल बता दो. अब मैं उनकी ओपिनियन को इतना वैल्यू कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ मैंने दुनिया देख भी ली है, दूसरे मुल्क भी आ गया हूँ, खुद रह रहा हूँ, सब कुछ खुद कर रहा हूँ. लेकिन अब मुझे अपने अब्बू की एडवाइस सही में चाहिए, क्योंकि मुझे, जबकि उन्होंने ऐसी मेरी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारी है, लेकिन मुझे उनकी एडवाइस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स चाहिए. However, when I was in my teenage years, it's very normal for your kids to become rebellious. It's very normal for them to prioritize their friends more. It's very normal. All of this is very normal. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा बच्चा खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता. हर बच्चा ऐसे ही करता और हो भी जाते हैं. उसमें जो है ना, जैसे मैंने बात की ना कि जो बच्चे हो जाते हैं ना, उनके ऊपर या तो बाउंड्री को इतना उससे से इन्फोर्स किया जाता है कि वो आउट ऑफ, क्योंकि रिबेलियस नेचर तो उनका होता है, ये वो और रिबेल करके कहते हैं अच्छा आप मुझ पर चीखेंगे ना, चीख रहे हो, ठीक है और चीखें, मैं वैसे ही रिबेलियस हूँ, मैं और रिबेलियस बन जाता हूँ. या तो ये होगा उनके साथ, या तो फिर आप उनको एक बाउंड्री डालें, दें उनको कि भाई हाँ मैं जैसे मुझे था 4 से 6:30 तक तुम्हारे पास मगरिब से पहले तुमने घर आ. और अगर ना आए, तो फिर तुम मतलब ऐसी डर डाल दिया था हमारे अंदर कि मगरिब के बाद तो जन्नत जा रहे हो. तक पर बच्चे हैं ना, बच्चों से बच्चों की तरह खेलें आप. मुझे तो बोल दिया ऊपर जन्नत जा रहे हो तो बैठना, वापस आओगे जन्नत के साथ घर आओगे, वरना तो तुम्हें चाहिए ये चीज़, तुम्हें चाहिए जन्नत के साथ, तुम्हें जन्नत तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए. तो ये बात मुझे बोल दी गई थी क्योंकि बच्चा था, मैं मान गया. लेकिन और अगर नहीं आता था तो सही में मतलब डांट, अगले दिन अलाउड नहीं था मुझे बाहर जाना. तो इट्स लाइक आई न्यू कि देयर इज़ अ पनिशमेंट इफ़ आई डोंट फॉलो दिस रूल. एंड मुझे इतनी अल्लाह का शुक्र है, अम्मी अप्पू ने इतना लेवरेज दिया कि मैं बाहर जाके कि अपना खेल सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ. कहीं मुझे पता, उनको पता है कोई उल्टी सीधे काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उल्टे सीधे वाला काम वाला बच्चा ही नहीं था. ना कहीं इधर होगा, ना अपनी क्रिकेट खेल रहा होगा या कुछ फुटबॉल खेल रहा होगा, और क्या कर. तो वो करता था, लेकिन मुझे पता था मेरी बाउंड्री सेट है कि मैंने इतने बजे वापस आना है, क्योंकि इतने बजे मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं कुरान पाक पढ़ूंगा, तो फिर मुझे रात को टीवी देखने मिलेगा. इसलिए ये बात पता थी. तो ये चीज़ें जो है ना, लाइक इफ़ यू, एक हमारा एक क्या कहते हैं, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने घर में जो है ना एक बड़ा खूबसूरत सा, मेरी अम्मी ने भी ये चीज़ की थी, एक बड़ा प्यारा सा स्केड्यूल बनाया हुआ था. फ्रॉम दी एजेस ऑफ फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड टिल लाइक आई वुड से 8th ग्रेड, 8वीं जमात तक जो है ना, वो घर में एक स्केड्यूल था. और वो स्केड्यूल क्या था, सुबह फजर के लिए उठे हो,
टिक लगा दो। सुबह तुमने क्या कहते हैं स्कूल गए हो, टिक लगा दो। तुमने जूते खुद बांधने, टिक लगाओ। कपड़े खुद सिलेंगे, टिक लगा दो। जितने ज़्यादा टिक होते थे ना, उसके हिसाब से इतने टिक्स हैं तो इतने तुम्हें पैसे बनते हैं, तो ये चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो वो मेरा स्केड्यूल था, और उस स्केड्यूल को मैं इतना रिलीजियसली फॉलो करता था क्योंकि मुझे पास कुछ चाहिए होता था ना, मुझे वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती थी। मुझे नमाज़ें पढ़नी, मैं 5 वक्त का नमाजी हो गया। मेरे अम्मी अबू ने इतना मज़े से जो है ना मुझे मैनिपुलेट करके एक तरीके से अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो लालच दे गए कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए होता है, ऐसा क्या मतलब वो आके क्या मांग लेंगे आपसे, गाड़ी दिलाता हूँ मैं, कौन बोलेगा आपको, ये बच्चा तो नहीं बोलेगा आपको आके, ना ही आपको बोलेगा कि मुझे महंगी सी महंगी चीज़ क्या बोल सकता है बच्चा कि मुझे प्ले स्टेशन दिलाते हैं, महंगी सी महंगी चीज़, उससे ज़्यादा उसका दिमाग आगे बढ़ता ही नहीं है। और तो वो भी लगता है कि अब आप जब पैसे कमाना शुरू करते हैं, कहते हैं प्ले स्टेशन तो कोई महंगी चीज़ है ही नहीं, लेकिन बच्चों का दिमाग उससे आगे जाता ही नहीं है। तो उनको पता था कि मैं क्या मैक्सिमम मांगूंगा, पोकेमॉन या कार्ड मांग लूंगा, बेबलेट खेलने के लिए मांग लूंगा, कोई रेस कार मांग लूंगा, बस ये चीज़ है मेरे पास। अच्छा, आपको ये लगता है कि चीज़ों का मांगना माँ बाप से मांग सकते हैं वो एनी टाइम? ये तो एक चीज़ है, ये तो मेरे ख्याल है छोटी चीज़ है। लेकिन व्हाट इफ बच्चे जो है कुछ ऐसे काम अपने दोस्तों और अपने सर्कल में मिलने के बाद, फॉर एग्जांपल हमारा भी जो यूथ टाइम था, सारे दोस्त हैं स्मोकिंग शुरू कर दी उन्होंने। स्मोकिंग से आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कुछ थे बहुत डीप किस्म की स्मोकिंग में चले गए। कुछ लोगों ने ठीक है साइड पे कर लिया, ओकेजनल चले गए, कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं की। फॉर एग्जांपल इन माय केस मुझे कभी अट्रैक्ट ही नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा स्पोर्ट्स करता था, और बीइंग स्पोर्टी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ हर पेरेंट को भी, हर टीनेजर को भी, यू शुड गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन देता है लाइफ में। जब आप स्पोर्ट्स से दूर होते हैं तो आपको यही नहीं पता होता कि मेरे लिए ये काम गलत क्या है और सही क्या है, क्यों कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे एक पर्पस बन जाता है आपको अपनी फिटनेस, और जब आप फिटनेस पर्पस बन जाता है तो आप बहुत सी बुरी चीज़ों से बचना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स से मांग लेना प्ले स्टेशन में भी सम माइनर थिंग, माँ बाप कहते हैं अच्छा तुम्हें दिला देंगे, लेकिन अगर वो किसी गलत काम में, फॉर एग्जांपल दोस्तों का, हमारे सोसाइटी में शराब को पसंद नहीं किया जाता, दीन में भी पसंद नहीं किया जाता, वो शराब भी करता है, छुप छुपा के करना शुरू कर देता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उस एज के अंदर भी, हम बात कर रहे हैं फिलहाल उस यंगर एज की जिसमें बड़ी टर्बुलेंस होती है, जिसमें बड़ा दिमाग उल्टा काम कर रहा होता है, तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कभी कभी रोकती है? यानी आपने जैसे कहा कि हम सोचते थे कि नहीं माँ बाप से ये नहीं कर सकते, या उनकी रिस्पेक्ट या उनका खौफ, ऐसी कोई चीज़ होती है? और अगर वो चीज़ ना हो, माँ बाप दे वर्क एज अ डेटरेंट, वो आपको जान से नहीं मार देंगे, लेकिन अपना खौफ रखते हैं शायद इस वजह से कि आप उस गलत या बुरी चीज़ से दूर हो जाएं। दैट्स द ओनली पर्पस प्रोबेबली। तो आपको लगता है कि अगर बच्चा उसको सोचे कि नहीं, उसको भी नेगेटिव ले कि मुझे रोक दिया हर चीज़ से और मुझे हर चीज़ से मना कर दिया, हालांकि वो आगे तक देख रहे होते हैं कि जिनके साथ ये हैंग आउट कर रहा है ये कहाँ जाने वाला है। अब यहाँ आ गए, अपने काम शुरू कर दिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। इफ वी गो बैक टू द सेम दैट टीनेज वी वर टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे वो डर और खौफ हो एज अ डेटरेंट उनके ऊपर, क्या उसने हेल्प आपको किया था या नहीं किया था, या वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल और बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना चाहिए? डिसिप्लिन किस लेवल तक होना चाहिए उसको थोड़ा? बिल्कुल भी नहीं आज़ाद छोड़ना चाहिए। मैं तो मतलब मेरे अब्बू ने कोई 21 साल की उम्र तक, मतलब आखिरी दफ़ा मेरा फ़ोन जो चेक हुआ था वो 18 या 19 साल की उम्र में हुआ था। उसके बाद मेरा आपका फ़ोन भी चेक होता था? फ़ोन चेक होता था 18-19 साल की उम्र में, फ़ोन रख लिया जाता था। अब्बू रख ले। मैं, मज़े की बात यह है कि मैं बहुत ही कोई शरीफ इंसान, मतलब सही में मैं शरीफ तरीन इंसान, मुझे किसी चीज़ की मेरे फ़ोन पे पासवर्ड तक नहीं था। मैं अब्बू को ऐसे देता था ये नहीं, और ये क्योंकि मैं झूठ अपने अब्बू से नहीं बोलता। सही। मुझे एक ये था कि मैं किसी से भी झूठ बोल दूंगा, मैं अपने अब्बू से झूठ नहीं बोल सकता। सही है। मैं उनको सच नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल। तो आपके पास एक प्रिंसिपल था एक कि principle। मैंने अब्बू से झूठ नहीं बोलना, अब्बू से झूठ नहीं। फादर से झूठ बोलना आपके लिए बिग टैबू है? बहुत बड़ा एक मसला है मेरे। नो नो नो, मैं नहीं झूठ बोल, मैं, ये हो सकता है कि मैं सच ना बताऊं उनको, या इसका ही मतलब मैं चुप हूँ। मैं भी मैनिपुलेट कर दिया आपने, या नहीं वो भी नहीं है, खाली खामोश रहते हैं, मैनिपुलेट नहीं, खामोश रहते हैं। क्योंकि मैं मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता अपने, मेरे जैसे वो बोलते हैं ना तुम्हारा बाप है, हाँ। जेन्युइन बाप है। सो बाप अंडरस्टैंड योर एक्सप्रेशंस, योर आई बॉल्स, योर फेस एक्सप्रेशन, पता चल जाता है। मैं कॉल भी ना करूँ ना उनको, मुझे एकदम से रैंडम कॉल करेंगे, अरे तुम्हें कोई ये चीज़ बॉदर तो नहीं कर रही। मैंने कहा आपको कैसे पता है बात?
ये किसने बताया? कहते हैं हाँ तो यही बॉदर कर रही होगी, तो ये हुआ मसला. So how should then these young kids of teenage should be dealing with their parents and with this all? How? It is a give and take on both ends. So parents and then kids. Parents need to realize, since like when their kids are from let's say 15 till 18, they should realize कि भाई ये दुनिया जहाँ के हर रिबेलियस हरकत करेंगे, ये घर से बाहर रातों को भी निकलेंगे, इनके ख़राब दोस्त भी बनेंगे, ये शायद सिगरेट ही पीना शुरू कर दें. मेरा केस ये था, मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक जो हाथ भी लगाया था ना सिगरेट को, वो 21 साल की उम्र में लगाया था. मेरा तो ये, मैं अभी कसम ला सकता हूँ इस बात को, कुरान पाक लिया मैंने, हाथ तक 21 साल की उम्र में लगाया. मैं सिगरेट का नाम तक नहीं लेता हूँ क्योंकि फैमिली में कोई पीता ही नहीं है. सही है. हमारी फैमिली में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चीज़ का. सही. लेकिन पेरेंट्स शुड बी ओके विद द फैक्ट कि जिस किस्म का दौर अब आ गया है ना, 15 से 18 साल की उम्र के तक के बच्चे दुनिया जहाँ की हर घटिया तरीन हरकत कर. So let them do. Don't let them do. Make sure that they don't do like they don't go overboard. उनको बता दें कि ये देखो लिमिट्स हैं. ओके, एज अ मुस्लिम हमें ये नशे वशे नहीं करने, एज अ मुस्लिम हमने ये चीज़ें नहीं करनी. बट नॉट एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत गंदी चीज़ है और इसके इफेक्ट्स ये पड़ते हैं. Okay. इसलिए हम नहीं करते. इस्लाम कोई चीज़ से ऐसे ही मना नहीं करता, रीज़न होता है उसमें मना करने का. लेकिन उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली इन्फोर्स करना और बच्चे को थप्पड़ मारना, उसको चीखना, ये करना वो करना कि तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, वो बच्चा एक रिबेलियस एज के अंदर है, वो वापस रिबेल करेगा, आपको कोई मुंह नहीं लगाने वाला वो बच्चा. और 19 साल की उम्र में जब उसको पहला पेचा आएगा ना, उसको वो साइड में हो जाएगा आपसे, वो वही करेगा जो वो वही करेगा जो सही है. करना है. अब आप तो कह रहे हैं कि आप एक शरीफ बच्चे रहे, आपने बहुत चीज़ें फादर से नहीं, अपने आज ही नजर आता तो कुछ ज़्यादा ही चली. ठीक है, कुछ नहीं. मैं अगर अपनी बात करूं तो शायद मेरी सोच भी ऐसी थी. मैं वही बात कहता हूं कि हम पे भी तो टीनेज आया, आप पे भी आया, तो एक पर आता है. सही है, हर एक पे आता है. हमारे वक्त में भी बहुत कुछ हो रहा होता था, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती थी. लेकिन क्या चीज़ जहन में रहती थी, वो ये रहता था, माँ बाप से मोहब्बत, उनका एक एहतराम, और कुछ अपने ऊपर ये चीज़ें रखी हुई थी कि मे बी ये शायद ये चीज़ सही है ही नहीं. जब भी बार बार इसके लिए माँ बाप ने मना किया है तो खुद रोकते थे. लेकिन कुछ लोग होते हैं शायद माँ बाप के कहने से भी नहीं रुकते, उनके लिए माँ बाप की शायद वो पोजीशन नहीं होगी उनकी आइज़ में, ये भी होता है. तो मुझे जो आपकी बात से लग रहा है वो ये लग रहा है कि क्योंकि देखिए माँ बाप तो हर एक रोक रहे होते हैं. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द यूथ कि वो उन बातों को कितना सीरियस ले रहा है या नहीं ले रहा. क्योंकि आपने वो सेइंग तो सुनी भी होगी कि स्मार्ट लोग वो होते हैं जो खुद एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो वाइज लोग होते हैं. बेशक. वो अक्लमंद लोग होते हैं. तो अगर किसी को अक्लमंद होता है, आज के ज़माने में भी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, लोग कहते हैं यार इसके तजुर्बे से मैं सीख लूँ ताकि जो इससे गलतियाँ हैं वो मुझे ना करनी पड़े. मेंटोर इससे तो ढूंढते, इसीलिए मेंटोर ढूंढते हैं. तो अगर कोई बंदा कहता है नहीं मैंने तो इस खाई में गिरना ही गिरना है और गिर के उठूंगा, हाथ तोड़वाऊंगा, पैर तोड़वाऊंगा, गंदा हो जाऊंगा, फिर निकलूंगा, सीखूंगा और फिर जाऊंगा, तो वो अक्लमंदी नहीं है. तो मेरा ये ख्याल है कि इस एज के लोगों को शायद इसकी ज़रूरत हो. डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? किस एज के? या जो टीन एज है, जैसे टीनेज तो नहीं मानेगी इस बात, नहीं मानेगी तो उधर तक जाता ही नहीं है. सो दे विल फॉल मस्ट, they will probably be doing so many messed up things कि आप फिर बोलोगे यार ये तो ख़त्म ही हो गया बच्चा. लेकिन वही चीज़ उनको वैल्यूज सिखा दे. लेकिन पेरेंट्स शुड बी ओके एंड शुड नो कि ये शायद इन वैल्यूज को अभी उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. आपके लिए इम्पोर्टेंट थी टीनेज में? मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मैं एक बहुत ही मेरा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से मुझे ग्रो अप. सही है. तो इसका मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई कि किस एनवायरनमेंट में पेरेंट ने दिया हुआ है अपने बच्चों को. या एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट था कंपेयर टू आजकल के बच्चों का. ना फोन था. 100%. आज की आपको पता है कि जो साइंस है एपिजेनेटिक्स टेल्स अबाउट कि इवन योर एनवायरनमेंट चेंजेस योर जीन्स. यस एग्जैक्टली. इट्स अ न्यू स्टडी. इस एज के जो लोग होंगे जो आपको सुनेंगे, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट और प्लान योर सेल्फ फॉर वॉट यू आर गोइंग टू डू इन द नियर फ्यूचर. क्योंकि अगर तुम प्लान नहीं करोगे, वो कहते हैं ना, आई ड्रीम माई पेंटिंग सो दैट आई कैन पेंट माई ड्रीम. Oh, brilliant. Got a beautiful quote. I dream my painting so I can paint my dream. Right. Brilliant. क्या मजेदार बात है ये. So ये वाली बात अगर समझ में आ जाए
तो वो उसके हिसाब से अपना फ्यूचर, अपनी डायरेक्शन सेट करना शुरू कर देता है. So whatever he will do, 3 years, 4 years, 5 years of their age, वो चाहे तो अपना ड्रीम को, अपनी जो पेंटिंग जिसके लिए वो ड्रीम कर रहे हैं वो ख़राब कर लें, या अभी से सही से करना शुरू कर दें ताकि वो वहाँ पे पहुँच जाएं जहाँ पहुँचना चाहते हैं. और फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 18, अगर उस एज ग्रैप के लिए मैं बात करूँ तो मेरी एडवाइस तो ये है कि हाँ, यू विल हैव ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थॉट्स कि यार मुझे ये बच्चों वाली हरकतें आपने करना शुरू कर देनी. घर से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, देर तक बैठे हुए हैं, अम्मी अब्बू कोस रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं. मैं सही, ये बातें सही है. मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर करना है, अगर कुछ भी करना है, मुझे 16 की एज से ये पता था कि मैंने 18 की एज पे कहाँ पे होना है. गुड. मुझे ये बात पता थी. मुझे 18 की एज पे पता था कि मैं अगर 22 का होऊंगा ना, जब ग्रेजुएट करूँगा, मैं कहाँ पे होऊंगा. मुझे पता था, मैंने अपने आप से गोल सेट किया था कि मैं जब 24 का होऊंगा ना, मैं एक दूसरे मुल्क के अंदर होऊंगा, मेरे पास अपना बिजनेस होगा और मेरे पास मैं एक अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँगा, मेरा अपना अपार्टमेंट होगा. ये मैंने इतना बड़ा गोल रखा था. 22 पे मैंने ये स्टार्ट किया था गोल, और मैंने बोला था 24 में मैं ये अकॉम्प्लिश करूँगा. वेरी गुड. तो इट डजंट गो टू से कि अगर आप 15 साल के हैं तो यू कैन हैव द गोल, अ गोल फॉर द नेक्स्ट 2 years और नेक्स्ट 5 years. For teenagers, I wouldn't say plan out your next 5 years because you don't have the mental or intellectual capacity to even plan out anything. But you should at least have a goal set for the next 2 years. कि यार मैं 2 साल बाद जब मैं 17 का हूँ ना, मेरे पास एटलीस्ट 5 A's तो होने चाहिए ओ लेवल्स में. यार मैं फेल ना हूँ, बस मैंने फेल ना हूँ और मेरे B से ग्रेड कम नहीं आना चाहिए. राइट. ये छोटा सा एक गोल रख लो. गोल अकॉम्प्लिश किया, खुश हो गए. 2 साल का टाइम दिया आपने अपने आप को. 17 साल की उम्र में आपने 5 नहीं 4 A कर लिए. बोला मैंने मेहनत की, 4 तो लाए ना मैं. तो अगर मैं ये गोल नहीं बनाता तो शायद मेरे 4 भी ना हो रहे होते भी. तो मैं तो अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहा कि मैं 15 से 17 में मैंने फोकस करना है. उस वक्त मेरा एक बहुत बड़ा गोल ये था कि मैंने ओ लेवल्स में अच्छे नंबर लेकर आए. मेरे नहीं आए. मेरे सिर्फ A ही आया और बाकी सिर्फ B है. सही है. और मैं डेविस्टेटेड था. लेकिन फिर मैंने एक बनाया, मैंने कहा अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया तो इसका मतलब ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हुई मेरी. मेरे गोल्स थोड़ी अब गायब हो गए. अगर मेरा एक गोल अचीव नहीं, उसका मतलब नहीं मेरे ज़िंदगी के सारे गोल अचीव नहीं हो. तो उधर से मैंने डिसीजन लिया कि अब अगले 2 साल बाद जब मेरा इंटर खत्म होगा ना, मैंने इतने परसेंटेज लेकर आनी है कि मेरा NAD में एडमिशन हो जाए. ठीक है. मैंने 2 साल बाद इतनी परसेंटेज मेरी आ गई कि मेरा लिटरली बेरली NAD में एडमिशन हो गया. इन द सेंस के मैकेनिकल की आखिरी सीट मुझे मिली थी. लिटरली आखिरी सीट. वो पहले सबसे पहले फील्ड खत्म होती है और सबसे आखिरी वाला बंदा बच्चा मैं था, उसका फील्ड बंद कर दी थी उन्होंने. तो वो गोल जब मिल गया तो उसके बाद ठीक है यार, अब मैं 19 साल का हूँ और मेरे पास अभी तक जितना मैंने गोल सेट किए थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अकॉम्प्लिश कर लिया. ठीक है. अब अगले 2 साल के लिए मुझे क्या चाहिए? ठीक है, मेरी GPA 3.5 से कम नहीं होनी चाहिए. 2 साल गुजर गया, मेरी GPA 3.5 से कम नहीं है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने आप से. मैंने कहा ठीक है, अब मेरे ग्रेड्स भी आ रहे हैं, मैं अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा है. ज़िंदगी में इसके अलावा भी कुछ और होगा. ठीक है. अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ और 2 साल बाद जो है मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए. मैं 23 साल का नहीं 21 के बाद, हाँ 23 साल का जब मैं हुआ मेरे 50,000 सब्सक्राइबर थे. फिर मैं 23 साल आगे मैंने कहा 50,000 अच्छे हैं लेकिन ज़िंदगी सब्सक्राइबर के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती. अब मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे एक प्रोफेशन अपना क्रिएट करना है. राइट. तो जब मैं 25 का हो ना या 24 का, जब मेरे पास अपना अपार्टमेंट, अपना घर हो और मेरे पास अपना बिजनेस सेटअप. राइट. ये 22 साल या 23 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया. ये मैं लिटरली काजी भाई के साथ मैंने पॉडकास्ट शूट की थी, उसके अंदर मैंने एंड में पॉइंट्स उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा गोल क्या है. मैंने कहा 24 साल की उम्र में अपना अपार्टमेंट, अपना घर हो दूसरे मुल्क के अंदर. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी अकॉम्प्लिश कर लिया. वेरी नाइस. अब जब मैंने ये अकॉम्प्लिश कर लिया तब मैं कह रहा हूँ यार इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है. तो अब अगले 2 साल में क्या कर, मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही है. और मेरी ज़िंदगी में इट्स लाइक मेरा कोई हीरो नहीं है. मेरा हीरो जो है ना, माई द पर्सन आई लुक फॉरवर्ड टू इज़ नॉट एनीवन. द ओनली पर्सन आई लुक फॉरवर्ड टू और लुक अप टू बेसिकली is me myself in the next 10 years. Or in this story myself in the next 2 years. That's the person I'm looking forward to. तो मैं ये 15 से 17 तक मैंने गोल को, पहला गोल था जो अचीव नहीं किया, कर लिया था अल्लाह ताला ने. या तो मैं उस वक्त हार्ट ब्रेक कर गया, मैं बोलता मेरे एस आई नहीं है, मैं तो लूजर हूँ. ऐसा नहीं होने दिया. मैंने 17 से 19 में गोल सेट किया, 19 से 21 पे एक सेट किया, वो 17-19 वाला एक्सेप्ट हुआ. 19 से 21 वाला गोल अचीव किया, 21 से 23 वाला गोल अचीव किया, 23 से 24 वाला गोल अचीव किया. और अब मैं 24 पे बोल रहा हूँ कि मेरा अगले 26 का जब होगा ना तो ये गोल सेट, मैं बताऊंगा नहीं किसी को, लेकिन मुझे पता है वो गोल क्या है. वेरी नाइस. वो गोल मैं सेट करूंगा
और बस वो मेरा गोल सेट हुआ है, वो अचीव करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह इतने वक्त तक हेल्प कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता वो गोल अचीव भी नहीं होता है ना, मेरे पास शुक्राने की नफल पढ़ूंगा कि इतने तो गोल अचीव हुए कि इधर तक तो आगे खड़ा हो गया। जिंदगी हाथ पाथ तो चल रहे ना मेरे, मैं कहीं वो मासूर तो नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मेरे मैं उठता हूँ, सांस आती है मुझे, उठ सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, जाके वॉशरूम खुद जा सकता हूँ, बहुत बड़ी नेमत है ये। तो उस वक्त फिर मुझे ये आ जाएगी कि मैंने इतनी चीज़ें अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दी हैं, कोई बात नहीं, गोल अचीव नहीं हुआ, अगले 2 साल का गोल अचीव कर, एटलीस्ट एफर्ट्स करते रहे, गोल सेटिंग करते रहे, की तरफ बढ़ते रहे, पढ़ता तो रहा, बिला या नहीं बिला फॉरवर्ड टू, नॉट लाइक कि मैं पढ़ा हूँ बस बिस्तर पे गए यार, मैं अपना लिटरली मैं 16 साल की उम्र में मैं अपने आईफोन पे फ़ोन पे लगा हुआ हूँ और बस मेरे पास ज़िंदगी कुछ करने को नहीं है, मेरे पेपर ख़त्म हो गए तो बस मैं फ़ोन पे ही लगा रहूँगा। या फिर मैं क्या कहते हैं, अगर मैं 18 साल का हूँ तो मेरे पास ठीक है, अब यार मैं अपनी यूनिवर्सिटी की क्या कहते हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं तो अब मेरे पास ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं है, तो बिल्कुल फारिग हूँ, ठीक है। अब स्कूल से वापस आ गया हूँ, मैंने अपनी दिन का काम कर लिया, अब मैं फारिग तरीन हूँ, मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ, सोता रहा हूँ, ये करता रहूँ, नहीं, ऐसे नहीं गुजारी मैंने ज़िंदगी। इससे कामयाबी नहीं आती। इससे कामयाबी आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वो काम करो जो हर इंसान कर रहा है, आप कुछ नया करो ना। आप जब स्कूल से वापस आते हो कुछ क्रिएट करें, क्रिएट करो, कुछ सोचो, आप कंज्यूमर के बजाय आप प्रोड्यूसर हो। जब आप कंज्यूमर मेंटालिटी को हटा के आप प्रोड्यूसर मेंटालिटी पे आ जाते हो ना, क्रिएटर मेंटालिटी पे आ जाते हो, तो फिर वो आपके लिए इतनी अरे ऑफ डिफरेंट चीज़ें खोल देता है जो कि आप सोच नहीं सकते थे, नहीं जस्ट अ कंज्यूमर। और इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं किसी भी किस्म के, एग्जांपल लेने यूट्यूब, कितने चैनल्स बने हुए हैं, तो यूट्यूब चैनल बनाने वाले जितने हैं हर एक एंजॉय कर रहा है जब उनके सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो उनको सिर्फ देखते बैठ के सारा दिन देखते रहते हैं, घंटों घंटों देखते रहते हैं और उससे कुछ हासिल भी नहीं करते। यानी इतने बेकार के कुछ चैनल्स हैं, यानी कुछ नहीं तो आप सोप कटिंग करते चले जा रहे हैं और लोग वही बैठ के सेटिस्फैक्शन वीडियोस, पता नहीं मुझे तो समझ में नहीं आता, मतलब इतने पारे हो गए, इतने पारे हो गए लोग कि उनको ये पता नहीं। तो मैं आपकी इस बात से देखें, सामने 17 18 19 साल आपने जो गुजारा, आपने फिर भी गोल सेटिंग की अपनी, कांस्टेंट गोल सेटिंग करते रहे, अपने आप को डायरेक्शन देते रहे, उस डायरेक्शन पे चलते रहे। ये नहीं हुआ कि मैं तो फारिग हूँ, मुझे कुछ है ही नहीं, या मैं मोबाइल पे बैठ के देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो आप कुछ करना शुरू करें, कुछ प्रोड्यूसर बने, ना कि कंज्यूमर मेंटालिटी बने। मुझे अभी भी याद है कि जब 17 साल की एज थी मेरी, देन आई ज्वाइन नेशनल स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर और वहाँ पे मैं क्रिकेट की ट्रेनिंग किया करता था जाके। मैंने अपने आप को स्पोर्ट्स में इंडल्ज किया। देखें, अब ये चीज़ आपके स्कूल ने नहीं बोला था आपको, किसी ने नहीं, ये चीज़ आपके माँ बाप ने नहीं बोली, किसी ने भी नहीं बोला, ये आपने अपनी मर्जी से की। बिल्कुल, जो चीज़ आप अपनी मर्जी से करते हैं ना, वो आपका एक पर्पस बन जाता है, या फिर वो आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज खोल देता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे। एग्जैक्टली। तो आप यानी अपनी मर्जी से करते हैं चीज़ें, अगर आप कर रहे हैं अपनी मर्जी से चीज़ें तो आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में चले गए, आपको एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो गई। आप कंटेंट में चले गए, कंटेंट मेकिंग में आपको एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो गई। मेरे कुछ दोस्त थे मेरे साथ के, उन्होंने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया उस वक्त, उनको भी एक डायरेक्शन मिल गई। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ दोस्तियाँ यारियाँ ही निभाई और रोडों के किनारे पे बैठे रहे, ये मोबाइल में बैठ के एक दूसरे से बातें करते रहे, ये टीवी के सामने ही बैठे रहे, काउच पे बैठे, वो आज भी कुछ नहीं कर सके, आज भी उधर ही बैठे। तो हमारे सामने जो टीनेज की बात हो रही है, दे हैव गॉट एग्जाम्पल्स इन देयर लाइफ्स कि आप अपने लिए छोटे छोटे गोल ही सेट कर लें, बहुत छोटे छोटे। आप चाहेंगे नहीं भी अचीव होता तो एटलीस्ट सेट अ न्यू गोल। काशिफ अंकल, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यंग पीपल, बच्चे जो होते हैं, जैसे टीनेजर होते हैं, 15 17 18 मैक्सिमम, उनका क्या मतलब सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? मेरे अच्छे नंबर आते हैं, मतलब उनके पास ज़िंदगी में और क्या होता है, ग्रेड अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है। मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैंने ओ लेवल्स किया, मैं हेड बॉय था, मैं हेड प्रीफेक्ट जो था, हेड बॉय जो होता है, मैं वो था। मैं 5 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में हेड बॉय बन गया, और मैं ओ लेवल्स में भी हेड बॉय। फिर मेरे ग्रेड्स थ्रू आउट द ईयर अच्छे आते थे, एज आते थे 20 आते, एज 20, उससे कम, ए स्टार इनसे कम नहीं आते थे। फिर जब मेरे रिजल्ट आया CIE का, मेरे B और C, एक A, बाकी B और एक C, मैंने तो मेरे अबू ने रिजल्ट देखी, बोला फेंक दो उसका, काम क्या है, पूरा वक्त क्या एज ला रहे थे, अब क्या B ला गए, जो एक्चुअल रिजल्ट था उसमें B लिया है। मैं डिसहार्टन हो गया। फिर मैंने जाके सोचा मैं A लेवल्स का पहला साल कर लेता हूँ। मैंने A लेवल्स का पहला साल किया, मेरे ग्रेड्स आए B C D D, ये 4 ग्रेड आए। मैंने इतने पैसे ज़ाया किए, इतने पैसे अब्बू के ज़ाया किए, और B C D D लेकर आ गया।
फिर मुझे तो टेक्निकली डिसहार्टेन होना चाहिए, मेरा तो साल भी ज़ाया हो गया। मैं तो मतलब ना ओ लेवल्स में कुछ अच्छा किया है और ए लेवल्स में तो और जलील होकर बैठा हूँ, डी ला रहा हूँ मैं, डी कोई ग्रेड लाने वाला। उस वक्त भी मेरे अब्बू ने जो है ना और मेरी अम्मी अब्बू ने दोनों ने जो है ना मुझे डिसहार्टन नहीं किया, उन्होंने मेरी वर्थ को ये नहीं बोला कि तुम्हारी वर्थ अब यही है। इसलिए पेरेंट्स प्ले ह्यूज रोल। उस वक्त मैं चाहता तो मैं अपने आप को बोलता मेरी यही वर्थ है, और स्टूडेंट बच्चे भी यही करते हैं। इफ़ यू एनीवन्स वाचिंग, जो कि ऐसी सिचुएशन है क्योंकि अभी अगस्त में ही रिजल्ट्स आए हैं बच्चों के, अगर आपके बुरे रिजल्ट्स आए इसका ये मतलब नहीं है आपकी वर्थ ही हो गई है। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोस्त नहीं आके बताएगा। दोस्त तो बोल रहा मेरे तो रिजल्ट अच्छा आ गया है, उसका देखो वो पीछे रह गया। दोस्त ऐसे ही होते हैं, दोस्त आपके बस टाइम पे होते हैं, थोड़े वक्त के। दोस्त आपके सही बनते हैं यूनिवर्सिटी के बाद या यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मेरे अब दिस इज वाई पेरेंट्स प्ले सच अ ह्यूज रोल कि उस वक्त इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका बच्चा इज़ लाइक मॉरली डाउन, गिरा हुआ है ना, उसका दिमाग मतलब मेंटली वो बिल्कुल ही डिस्ट्रेस हुआ हुआ है, आप आके उसके अंदर एक होप डाल दो, क्योंकि अभी वो होपलेस फील कर रहा है। आप उसकी रे ऑफ होप जब बन जाओगे ना, आप बोलोगे बेटा कुछ नहीं होता। मैं चलो तुम्हें अपनी कहानी सुना था, मैं भी फेल हुआ वन दफ़ा एग्जाम, लेकिन मैंने उसको अपने आप को डिफाइन नहीं करने दिया। इंस्टेड अगर आप आके ये बोलें क्या बुखार लिए, क्या किया तुमने, फाड़ दो ये रिजल्ट, ये किस किस्म के रिजल्ट लगे, मर जाओ तुम जाके, मैं तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे, या तो आप ये बोलें या तो आप आके बोलो बेटा तुम क्या परेशान बैठे हो, तो कुछ भी नहीं होता, कोई बात नहीं, फिर से दे देना। फेल तो हम भी हुए, फेल तो वो भी हुए, फेल तो हर कोई होता है, फेल नहीं होंगे तो सीखोगे कैसे। ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दैट्स वाई पेरेंट्स को चाहिए कि आके इस तरीके से बात करें जिस तरीके से एक दोस्त को टेक्निकली बात करनी चाहिए, सच दोस्त को। सो या दैट इज़ वाई इट। तो फिर जब मेरा ये रिजल्ट आया तो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे जो है ना काफ़ी वक्त तक जो है ना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, फेल हो गए, ओ लेवल्स में भी अच्छे नहीं आए, ए लेवल में अच्छे हैं, ए लेवल छोड़ो इंटर करो। मैंने इंटर किया, मैंने पूरा एक मैं पप्पू बच्चा बर्गर बच्चे से मैं एकदम से जो है ना एक इंटर में आगे बैठ गया। अब मैं इंटर, डिफरेंस है इन दोनों, ए लेवल्स के बहुत बर्गर बच्चे होते हैं और इंटर के बच्चे बिल्कुल ही वो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे होते हैं। वो जाके बैठा, एंड आयरॉनिकली इनफ एक साल बाद जब मेरा रिजल्ट आया, उस समय मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वो मेरे ग्रेड सही नहीं, मेरे अम्मी अब्बू ने बताया ये तो तुम हुई नहीं, तुम जो हो वो अब तुम बनोगे। ठीक है, कितनी खूबसूरत बात की, ये तुम नहीं हम, जो तुम हो ना वो तुम बनोगे। ये बात बोली थी मेरे अब्बू ने मुझे, कितनी खूबसूरत बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये तुम जो तुम पहले थे ना वो तुम नहीं है, तुम वो जो तुम बनोगे आगे। तो मैंने कहा ठीक है अब्बू आप जैसे कहें आप। मैं तो सब बिलीव ही नहीं कर रहा था अपने आप के अंदर। मैंने साल तक मेहनत की है। नॉट ओनली इन दैट ईयर डिड आई विन अराउंड 10 to 15 नहीं 14 to 15 मैंने कोई नेशनल लेवल और जो है ना स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल हर लेवल के मैंने डिबेटिंग कॉम्पिटिशन जीते, जो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी आती। मैंने वो की है क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा ने मेरे अंदर होप डाल दिया था कि मैं कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में। मैं ऑल कराची टूर्नामेंट जीत चुका हूँ और नेशनल लेवल डिबेट्स जीत चुका हूँ। मैं हर किस्म की डिबेट्स जीत चुका हूँ, हर किस्म की स्पीचेस जीत चुका हूँ। हर दुनिया जहाँ के मैंने जितने भी इवेंट्स होते थे ना स्पीकिंग से रिलेटेड, मेरा कॉलेज मुझे भेजता था, मैं फर्स्ट होकर वापस आ जाता। तो पॉइंट कि अब मैं बताना भी छोड़ दिया था, मैं ऐसे ही जाता था वापस, ऐसे ही जाता वापस आता। कोई 15 दफ़ा मैंने इतना किया था कि मेरे पास एक टेबल थी और मेरा गोल ये था कि टेबल पूरी भर दूँ उससे ट्रॉफी से, और मैंने वो पूरी टेबल ट्रॉफी से भर दी थी। और सेकंड ईयर के बाद मैंने पूरी वो टेबल बाहर फेंक दी थी घर से। मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं, मैं सीख गया बस, इस ट्रॉफी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, वो चीज़ की। और फिर जब मैंने इंटर के पेपर दिए ना तो एक नई चीज़ मैंने सीखी, मुझे पब्लिक स्पीकिंग आती है। फिर दूसरी चीज़ मैंने की कि मैंने जब पढ़ाई की ना तो मेरा ग्रेड ऐसा है कि मैं टॉप 8 में आ गया, मेरी परसेंटेज टॉप 8, मतलब 8वें टॉप 10 में 8वां नंबर था मेरा। तो 8वें नंबर 81.27% आई। जो बंदा अभी डीज लेकर आया सिर्फ स्ट्रेट BCDD, वो अब टॉप 10 में बैठा हुआ है। और वो क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे अम्मा बाबू ने उस वक्त मेरे अंदर दिमाग के अंदर एक ये बात डाल दी थी कि तुम वो शख्स नहीं हो जो तुम अभी इस मोमेंट पे हो, यू आर ऑल्सो द पर्सन हु यू विल बिकम। सही। तो जब वो एक थॉट, एक होप, एक ऐसे फादरली फिगर या मदरली फिगर, माँ तो करती रहती, यूजुअली बाप नहीं करते क्योंकि बाप थोड़े वो होते हैं ना गुस्से वाले, लेकिन मेरे अब्बू भी गुस्से वाले हैं, उन्होंने मुझे थप्पड़ ही मारे हैं, हर चीज़ की उन्होंने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। फिर अपने ज़िंदगी में 3 दफ़ा थप्पड़ मारे और उन तीनों थप्पड़ के लिए मैंने इतने वो जस्टिफाइड थप्पड़ थे कि मैंने अब्बू को आगे से ज़िंदगी में कुछ नहीं बोला। मैं आज भी उनको देख के बस हंसी मजाक करता हूँ, कहता आपने थप्पड़ मारा था लेकिन बात रीज़न सही था, और रीज़न मैं आपको चलो अलग बाद में बताऊँगा, लेकिन रीज़न आपका बिल्कुल 100% सही था। मैं भी होता, मैं भी थप्पड़ मारता। तो ये बात रियलाइजेशन की है, ये मैंने इस बात को रियलाइज कर लिया कि मैंने गलती की थी और मुझे सही बात पे थप्पड़ पड़ा। उससे आपको बाप से कोई शिकवा भी नहीं हुआ और बाप से कोई नफरत भी नहीं हुई। कोई शिकवा कुछ भी नहीं।
तो रीज़न एक चले बता देता हूँ। हाँ, मैं अपनी बहन को कोचिंग से लेने जा रहा था, बड़ी बहन थी मेरी, और मैं उस वक्त क्या 14 साल का होऊंगा, मेरी बहन उस वक्त 16 साल की थी। तो अब उनको कोचिंग सेंटर, पता नहीं कोचिंग सेंटर जहाँ पे पढ़ने 10 बजे छुट्टी होती है रात की उनकी। तो मैंने उनको कॉल कर दी, और मतलब पहुँचने से 2-3 मिनट पहले मेरी बहन 10 बजे रात के वो नीचे कोचिंग सेंटर से नीचे उतर कर आई, अकेली थी वो, और सामने 4-5 लड़के खड़े थे बाइकों पे, और वो 2-3 मिनट तक वही खड़ी हुई थी, और अंदर जाने का दरवाज़ा भी उन्होंने बंद कर दिया था, वो अंदर भी नहीं जा सकती, वो बाहर अंधेरे में ही खड़ी हुई थी। तो जब हम उधर पहुँचे हैं तो मेरी बहन अंदर गाड़ी में आगे बैठती कहती है, आपने मुझे जल्दी क्यों बुला लिया, ये लड़के खड़े होते देख रहे थे, ये तंग घबराहट हो रही थी, ये वो, मेरे अब्बू ने मुझे देखा थप्पड़ लगा दिया। और उस समय मैं भी अपने आप से इतना, मैंने कहा अपनी बहन को मैंने ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, और तो बनता है मेरे ऊपर, मैं पड़ गई। और उस पर मैंने कोई गिला नहीं, कोई शिक, मैंने कहा अब वो एक और लगा दें यहाँ पे, शर्म मुझे कोई, मैंने गलती की है बहुत बड़ी, ऐसे नहीं करना चाहिए था मैंने। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। अगर आप अपने आप को, अगर आप किसी को बुरा ही देखते रहोगे तो आपको बुरा ही लगेगा, हाँ। उसकी हर चीज़ बुरी पकड़ोगे आपको बुरा ही लगेगा। अगर आप किसी के अंदर अच्छा दिखना शुरू कर दोगे ना, आपको सिर्फ वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे जो आपने अचीवमेंट करना शुरू किए लाइफ में, आपने कहा इतनी ट्रॉफीज मिली मुझे, क्या टेबल पर रख दो तो टेबल भर जाए, और और गिफ्ट आपके लिए उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, आपने कहा ये इंपॉर्टेंट अब नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ और है। और उससे पहले जबकि आपके ग्रेड्स बहुत नीचे आ रहे थे, लेकिन आपका एकदम जब आपको अपलिफ्ट किया पेरेंट्स ने या फादर ने या मदर ने, सो व्हाट चेंज्ड यू, व्हाट वाज द पॉइंट दैट चेंज्ड यू, जो आपके एकदम रिजल्ट भी अच्छे आना शुरू हो गए और आपकी अचीवमेंट्स की लाइन लग गई? It was the realization that I am not the person that I am right now, but I am also the person that I will become. It was that realization. So I should not be someone who is robbing myself of becoming the person that I can be. I will not be the person who will rob myself of becoming the one I can be. ओके, मैं नहीं मुझे अगर बनना है ना कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर, जैसे मुझे 26 की एज में मुझे USD मिलियनेयर बनना है, तो मैं वो इंसान नहीं होऊंगा जिसकी वजह से मैं वो काम ना कर। दैट वाज द सोल रियलाइजेशन। इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि मैं अपने वे के अंदर खुद एक ऑब्स्टिकल बन के नहीं खड़ा हूँ। सही है। मैं अपने आप को फैसिलिटेट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इतने ऑब्स्टिकल्स आएंगे आगे कि अगर मैं खुद एक ऑब्स्टिकल बन जाऊँ तो फिर तो खत्म, फिर तो कोई काम ही नहीं है। So this is all about the mindset. एग्जैक्टली। जैसे आपने अपना माइंडसेट स्विच किया फ्रॉम दैट एटीट्यूड टू दिस एटीट्यूड, उसके बाद अपने ज़िंदगी में खुद ये रियलाइजेशन भी आ गई आपको कि जो मैं बनना चाहता हूँ मैं अपने ही ऑब्स्टिकल बन रहा हूँ अगर मैं इसी तरह से चलता रहा। अगर आज मैंने अपने आप को फ्यूचर की तरफ देख के नहीं चला और पास में ही चलता रहा जैसा चल रहा है, तो अगले 10 साल भी मेरे ऐसे गुजरेंगे, अगले 5 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे और मैं कहीं भी नहीं हूँ, कहीं मैं आगे 5 साल चला जाऊंगा लेकिन मैं पीछे रहूंगा। रह पीछे रहूँगा। आई नेवर न्यू व्हाट एन एक्चुअल मैन वाज। एक मर्द कौन होता है, एक सही का मर्द क्या होता है, क्योंकि मर्द क्या वॉरियर होता है सिर्फ? नहीं, तो रोता भी है मर्द, तो ये भी करता है। वॉरियर तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही करता रहता है। तो क्या मर्द एक इमोशनल इंसान होता है? नहीं। मर्द क्या इज समवन हु स्टैंड्स अप फॉर देमसेल्व्स, बट वुमेन आल्सो स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, आर दे आल्सो मेल? नहीं। मुझे एक परफेक्ट जना एक ह्यूमन मेल की जना एक एग्जांपल चाहिए थी that I can look forward to and try to aim to become. And I didn't have that for the longest time. मैंने प्रॉफिट को मैंने ज़िंदगी को पढ़ा, लेकिन मैंने कहा प्रॉफिट की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट थी, और ही वॉज द मोस्ट परफेक्ट ऑफ क्रिएशंस डेफिनेटली। उनसे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन अभी राइट नाउ आई नीड समवन जिससे मैं रिलेट कर सकूँ बहुत ज़्यादा। दिस इज़ लास्ट मंथ एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई थिंक एवरीवन शुड नो। ये इट्स सच अ पावरफुल स्टोरी। तो मैं इसकी रीज़न ढूंढ रहा था, मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा मुझे बनना है ऐसा, मुझे एक एक्चुअल, मुझे दिखाएं एक्चुअल सही मर्द क्या होता है, मतलब कौन होता है। और फिर जो है ना, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उनकी क्या कहते हैं, उनके रिलेशनशिप विद वाइफ्स को पढ़ा। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा था। मैं उनकी रिलेशनशिप विद हिज ब्रदर पढ़ा, हिज रिलेशनशिप विद हिज ओन चिल्ड्रन पढ़ा। मैंने हज़रत इमाम हुसैन की इतनी खूबसूरत बात है कि वो उन्होंने एक बीबी सकीना के लिए और बीबी ज़ैनब के लिए, आई बिलीव, उन्होंने जो है ना एक पोम लिखी थी कि मैं जिस घर में ये दो होते हैं ना, उस घर में सुकून मिल जाता। मैं इनको देखी, मेरे दिल का सुकून है, जिस घर में ये लोग होंगे उस घर में मेरे लिए सुकून है। इतनी खूबसूरत बात है कि अपनी बीवी के लिए पोएट्री लिख रहा है, लव पोएट्री कोई इंसान, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो लिख रहे हैं। तो उनका रिलेशनशिप विद वाइफ, रिलेशनशिप विद हिज चिल्ड्रन, रिलेशनशिप विद हिज फ्रेंड्स, रिलेशनशिप विद हिज कंपेनियन, विद हिज ब्रदर, विद हिज फादर, एंड देन रिलेशनशिप विद द एनिमी।
एंड देन स्टेइंग स्टेडफास्ट थ्रू आउट द इंटायर टाइम, चाहे आपके सामने 30,000 लोग खड़े हुए, आप अकेले खड़े हुए। और ये जो चीज़ मैंने देखी ना, मैंने कहा मर्द होता ही है, ये है मर्द, ये होता है एग्जैक्ट और कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट पैकेज। एक इमोशनल इंसान भी है, एक प्यार करने वाला इंसान भी है, एक निडर इंसान भी है, और एक वल्नरेबल इंसान भी है। और अगर ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एंड ही कैन सी दैट ही इज गोइंग टू डाई, उनको बशारत हुई पहले से पता है उनको, ही कैन सी, लेकिन ही स्टिल स्टैंडिंग एंड ही स्टिल लाइक स्टेइंग ट्रू टू हु ही इज। और फिर मुझे उससे पता चला कि ये मर्द होता है, मुझे ये एस्पायर करना, मुझे ये बनना है। तो अगर मेरा गोल है ना, तो मुझे ये बनना है कि अगर मेरे साथ 30,000 लोग खड़े होने मुझे मारने के लिए, मैं बोलूँ कि मैं फिर भी सही हूँ, मैं अपनी जगह पे मैं कायम। तुम लोगों को बेशक कुछ नहीं लगता, तुम लोग मार दो मुझे बेशक, मुझे फर्क नहीं। So on standing on the principle, Yeah. then Staying true to no matter what. तो वही वाली बात है कि जिसने समझ लिया और समझने के बाद अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो वो कुछ और ही बन जाता है। बिल्कुल। तो हर चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, ज़िंदगी को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी के पर्पस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग एक सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं और यंग एडल्ट बनते हैं ग्रेजुएशन के बाद 20, 21, 22, 23, ना न्यू अपने करियर में इन हो जाते हैं, नई लाइफ शुरू करते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर उनकी शादी होती है। फिर वो अपनी लाइफ के लिए किस तरह से प्लान करें, आपको क्या लगता है किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि आपने तो अपनी लाइफ उस एज में भी बड़ी प्लान की, बड़े अच्छे अंदाज में आप लेके चले कि आपने छोटे छोटे ही गोल्स सेट किए, उन गोल्स को लेके अचीव किए या नहीं किए, irrespective, but keep doing it, you never stopped, you never went into a situation, in a position जहाँ पर आप बोले यार ये तो हो ही नहीं रहा, तो मैं तो डफर हूँ, मैं यूँ। आपने अपने आप को कभी भी अंडरमाइन नहीं किया, आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा, अपने पे बिलीव रखा और फेथ के साथ आगे बढ़ते चले गए। सो फ्रॉम देयर ऑन व्हाट डू यू थिंक, वो लोग जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, यूनिवर्सिटी से निकल के आगे जाना चाहते हैं, करियर का आगाज़ करने चाहते हैं, व्हाट स्टेट ऑफ माइंड दे शुड कम इन? क्योंकि हमने ये देखा है काफ़ी सारे यूथ कंफ्यूज रहते हैं, और क्यों इतने वो कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ बताएं ताकि उनके कन्फ्यूजन से बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को सेट करें। Well, for people who are confused, one of the main reasons that they stay confused is because they don't know what they're aiming for. Okay. You will not ever achieve your goal if you don't even know what your goal is. So you need to write down exactly what you want, even if you don't know how you're going to achieve. Beautiful. Yeah. सबसे पहले तो you should know exactly what you want. So that if you don't have anything to aim, then you can't hit the bullseye. You get what I mean, right? Yep. अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो bullseye कैसे hit करोगे आप? You'll just be fiddling around, आपको कुछ ना कुछ मिल जाए कहीं से, बस हाँ सही है, पर्पस आ गया मेरा। नहीं, write it down, even if you don't know how you're going to achieve it. मुझे नहीं पता था मैं कैसे अचीव करूँगा बहुत सी चीज़ें। मुझे भी पता है कि मुझे आगे जो अचीव करना है, मेरे पास कोई गेम प्लान ही नहीं, मैं फुल फेथ पे चल रहा हूँ। एक तो ये चीज़, यू शुड हैव सच स्ट्रॉन्ग फेथ इन, अगर मुसलमान देख रहा है या अगर पाकिस्तानी देख रहा है, मुसलमान देख रहा है तो इन अल्लाह, या फिर कोई भी अगर कोई देख रहा है जिसमें भी आप बिलीव करते हो, यू शुड हैव एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फेथ। मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह कहूँगा, मेरा स्ट्रॉन्ग फेथ है अल्लाह के अंदर, मेरे साथ कुछ भी हो जाए एंड में अल्लाह ताला मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ करवाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। एक चीज़ ये हो गई कि आपका एक गोल क्लियरली लिखा हुआ है एंड आइडेंटिफाई किया हुआ है। सेकेंडली ये हो गया कि आपकी कैरेक्टर के अंदर कॉन्स्टेंट ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैं वो गोल अचीव भी नहीं करता, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, कम्प्लीटली फाइन। ये नहीं कि ईगो का मसला बना लेंगे, मैं मुझसे कैसे नहीं हुआ, मैं तो कर सकता हूँ सब, मुझसे तो हो जाएगा, ये नहीं हुआ कोई बात नहीं। ये जो नहीं हुआ कोई बात नहीं वाली बात है ना, अपने आप को बताते रहो ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, खैर होगी, और भी चीजें करनी। Maybe this is best for me. This is best. इससे ज्यादा अच्छा आने वाला है। Exactly. और होता है यूजुअली, हमने यही देखा। लिटरली यही होता है, कोई बात नहीं। ये अगर आप अपने आप को बोल दो ना कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लो, आगे इंशाल्लाह, बट कुछ ना कुछ करो, बट कुछ ना कुछ यार रुकना नहीं है, करते रहना है। ये मुझे घर खरीदना है और मैं बस अल्लाह ताला आप ही दिलाएंगे, मुझे तो नहीं पता कैसे होगा, बस देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत स्टूपिड अप्रोच है, ये तो सेंस भी नहीं बनती। अल्लाह ताला सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपनी खुद मदद करते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी मदद की जाएगी, उनके काम में बरकत डालनी जाएगी। आपको 26 साल की होना चाहिए, अल्लाह को 25 साल की होना चाहिए, बिल्कुल ये काम कर देगा अल्लाह आपके लिए। एक तो ये चीज़, दो चीज़ें हो गई, एक गोल आपने सेट कर लिया, दूसरा ये कि अपने आप को बताना शुरू कर दें कि कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, खैर हो, कोई मसला नहीं है। सरेंडर इन द रिजल्ट, बेस्ट आएगा, बिकॉज द रिजल्ट इज इन योर हैंड्स। नो, Thirdly, realize that the result isn't in your hand, but the
work that you put in to get to the result is completely new. It's completely in your That head, is the which you have been doing. Exactly. उसके बाद नहीं मिला तो आप कह सकते हैं ओके फाइन नहीं Exactly. ये नहीं कि आप पढ़ के बिना पढ़े आप पेपर देने जाओ बोले फेल हो गया मैं तो आप रातें लगाओ, पढ़ो फिर मैंने रातें लगाई नहीं चाहिए, मैं बहुत पढ़ता था फिर भी मेरे बीत आए, कोई बात नहीं। और तीसरी चीज़ जो है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है वो ये है कि ऑलवेज हैव एन आइडियल ह्यूमन बीइंग that has existed in this world as the person that you hope to become. एक ideal human being. look up to someone. Look up to someone. जिसको आप कहते हैं कि यार अगर 100% नहीं तो I just want to be like him. Something Similar. Yeah. So at least you know your picture. At least, और जिस बंदे को आप बनना चाह रहे हो ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि like you could go and just say कि हाँ मुझे वो गूगल के ओनर जैसा बनना है। अच्छा, अगर गूगल के ओनर जैसा बनना है तो उसकी ज़िंदगी को स्टडी करो। True. उसकी ज़िंदगी को स्टडी कर लो, देखो वो कैसे रहता है, ज़िंदगी कैसे जीता है। मेरे लिए, मैंने जैसे आपको बताया इमाम हुसैन तो मैंने उनकी ज़िंदगी को स्टडी करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये ज़िंदगी, ये इंसान बने कैसे ऐसे, अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि वो बने किस तरीके से, क्या क्या इन्होंने ऐसा किया कि वो इस लेवल पे पहुंचे कि इतने निडर थे, इतना उनके अंदर फेथ था, तो ऐसा क्या किया उन्होंने। एग्जैक्टली और क्या आया, वो सिर्फ इसी मकसद से गए थे कि जाना है और जान की कुर्बानी दे देनी है फैमिली की, या उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, क्या आया उन्होंने निगोशिएट किया। तो अगर आप उठा के हिस्ट्री पढ़ें तो आपको नज़र आता है कि वो 10 मुहर्रम को 10 मुहर्रम की सुबह से दोपहर तक उससे वो कन्विंस कर रहे थे, बता रहे थे मुझे यार लेट मी गो, मुझे व्हाट डू यू वांट। लेकिन हाँ, एक बात के ऊपर जो तुम मुझसे चाह रहे हो वो नहीं, उसके ऊपर कुछ भी होता नहीं होगा, उसके लिए सर तुम लोग करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं नहीं करूंगा वो चीज़। और अगर तुम लोग को ये नहीं पसंद बात तो मुझे जाने दो, ठीक, मैं कोई लड़ाई करने, मैं लड़ने नहीं आया। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसा कौन इंसान है जिसको रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बता दें, बशारत कर दें कि मैं इन बच्चों को देख के रो रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इनके साथ क्या होने वाला है करबला के अंदर। ये पता था हुजूर को। जब उनको ये बात पता थी, ऐसा कि हज़रत इमाम हुसैन तो बहुत मतलब अल्लाह हुजूर की फैमिली से थे, तो उनको तो ऑब्वियसली ऐसी नॉलेज होगी जो हमें नहीं पता। तो उनको ये सारी बातें पता थी, लेकिन और वो शदीद किस्म के ज़हीन इंसान भी थे, इमाम थे, ऐसे तो नहीं बन जाता कोई इमाम। फिर भी उन्होंने क्यों गए उधर, मतलब ऐसा क्या थॉट था, ऐसी क्या पर्सनैलिटी थी कि पता था कि ये होगा, मौत के पास ही जा रहा हूँ, पता है ये बात, लेकिन फिर भी जा। फेयरलेसनेस कैसे आती है, ये कैसे आ गई चीज़। और मज़ेदार बात ये है कि अल्लाह ताला से मैंने दुआ करना शुरू किया कि मुझे उस जैसा देना, मुझे उस पर्सनैलिटी कैरेक्टर ट्रेट्स चाहिए मुझे। तो अल्लाह ताला मुझे अजीब अजीब सी मुश्किल में डालता है, ये कभी किसी मुश्किल में डाल देगा, कभी किसी मुश्किल में डाल देगा, कभी किसी मसले में डाल देगा, कभी नए नए मसले एकदम से क्रिएट हो जाते हैं। सुबह सुबह कोई मसला बन जाता है, मैं फिर उसको रिजॉल्व करता हूँ, फिर मैं खुद देखता हूँ कि मेरे अंदर एक रेजिलियंस क्रिएट हुई, मुझे बात करना आ गई, आई कैन डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो अल्लाह ताला से जब आप ये चीज़ें मांगते हो, अल्लाह ताला आपको मुश्किलात में ही डाल देता है, देखो डील करो। तो बेसिकली so these three things basically. very nice. So जो मुश्किलात आपके ऊपर आ रही हैं वो मुश्किलात भी आपके लिए blessings बन के आती हैं, बिल्कुल, because you learn how to resolve those problems so that you can move on. क्योंकि आगे जाकर और भी मुश्किलात आएंगी। किसी किताब के अंदर मैं पढ़ रहा था कि जो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड है वो कौन सा एक ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड्स उनमें इन कॉमन होते हैं, लेकिन एक ट्रेड जो उनमें इन कॉमन है वो ये है कि दे नो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, दे डोंट लिव विद द प्रॉब्लम्स। यार ये हो गया, अब क्या करूँ, मेरे पास तो हल नहीं है, कह रहे हैं सो व्हाट, चलो लेट्स डू दिस वे, ओके ये करते हैं। दे ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो आपके पास जितनी मुश्किल प्रॉब्लम्स आती हैं एंड यू हैव अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स, इसका मतलब है यू आर डेवलपिंग दैट ट्रेट इन यू कि जब आप पे बड़ी मुश्किलात आएंगी तो आप उनके भी हल निकाल देंगे। यही, क्योंकि आगे जाके आपको नहीं पता कितनी बड़ी मुश्किलात आ सकती है, लेकिन अगर आप छोटे में ही फेल हो जाते हैं, एग्जैक्ट छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स पे, और आप कहते हैं नाउ व्हाट शुड आई डू, तो मैं इतना खूबसूरत एक पर्सपेक्टिव देता हूँ जो लिसनर्स और व्यूअर्स जो भी हैं, जो सुन रहा है देख रहा है, जब भी कोई आगे कोई मुश्किलात आए ना, चाहे बड़ी हो छोटी हो, आप उस मुश्किलात को डील करो, आप उसको इस तरीके से डील करो
कि ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई है तो अल्लाह ही इसको रिजॉल्व करवाएगा, मैं इसमें बस पेशेंट रह के मेहनत करके इसको रिजॉल्व करूँगा। और उससे होगा ये कि एक तो आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद जब आप बड़े होंगे ना और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला आ जाता है आपके पास, जैसे कोई कोई एक इश्यू क्रिएट हो जाता है बहुत बड़ा आपके साथ ज़िंदगी के अंदर, आपका उस वक्त तक छोटी छोटे मुश्किलात को देख के आप उन छोटी मुश्किलात को इतना शुक्र अदा करोगे क्योंकि वो आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव क्रिएट कर चुके हैं आपके दिमाग के अंदर, ऐसा एक इंसान बना चुके हैं कि अब आप ये बड़ी इशू को आपको बड़ा नहीं लग रहा, छोटा लग रहा है। ये एक ब्लेसिंग है कि आपको मुश्किलात देती है अल्लाह ताला ने, वरना सोचें अगर आप 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला आपको एक बड़ा इशू देते और आपने ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ही नहीं देगी, आप तो उधर ही अपने आप को मार दोगे, बेश जेन्युइनली मार देंगे आप अपने। लेकिन अगर आपने मुश्किलात देखी चाहे छोटी हो और फिर जब बड़ी आती तो बड़ी छुट्टी लगती है आपको। ये चीज़ एक जो मुश्किलात में है ना, वो एक बहुत ही लकी इंसान है, वो सही में बहुत लकी इंसान है। और ये कितना खूबसूरत पर्सपेक्टिव है, जब लोगों को लगता है ये होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर मुश्किल एक ब्लेसिंग है आपके लिए। उस अगर मुश्किल से आप कुछ सीखें और आगे बढ़े आप। अगर आपने सीखना ही नहीं है तो आप उसी में घूमते रहेंगे, उसी में इन माउंट आपको चलता रहेगा। लेकिन अगर आप उससे कहेंगे कि यार मैंने क्या किया, कौन कौन सी मिस्टेक्स किया और उनसे सीखा, आई एम नॉट गोना रिपीट इट अगेन, तो क्या होगा? फिर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आप बेटर पर्सन बनेंगे। सो पास्ट इज जस्ट अ पास्ट, इट्स लाइक ए स्कूल फॉर यू, इट टीचेस यू सो मेनी थिंग्स, सो यू लर्न फ्रॉम इट एंड देन अप्लाई फॉर योर फ्यूचर, जहाँ पे वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो और आप एम करें बड़े टारगेट, बड़े गोल्स अपनी लाइफ के, और उन बड़े गोल्स की तरफ आप जब बढ़ने जाएं तो उससे सीखते हुए जाएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बताएं कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी की डेवलपमेंट स्टेज पे, माशाल्लाह यू टॉक so wise, you talk so many positive things for the people to learn, especially the viewers of your age or around your age, younger or older. Where do you see the personal development, the importance of personal development in their lives? कितना काम इस पे करना चाहिए, इसकी कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आपने शुरू में मेंशन किया कि आपने फ्रॉइड को भी पढ़ा हुआ है, आपने मार्क्स को भी पढ़ा हुआ है, आपने साइकोलॉजी पढ़ी, हालांकि इंजीनियरिंग करने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना पढ़ाना भी आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक बड़ा निखार ला रही होंगी और आपकी सोच भी खुल रही होगी। तो डू यू थिंक दैट पर्सनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? इसके बारे में कुछ। 100% personal development, quite possibly, is one of the most important things that you can do for yourself. Because if you know how to groom yourself, if you know how to dress nicely, if you know how to converse nicely, if you know how to sell things, ये basic सी चीज़ें हैं बहुत, अपने आप को sell करना आता है। True. And you can only sell yourself if you're worth selling. You get what I mean? Like अगर आप एमी से लफंगे टाइप हो, कोई खरीदने नहीं वाला, So true. कोई नहीं, आपको no one's buying what कुछ वैल्यू नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू क्यों पे करेगा? कोई पे करेगा। आपकी वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती अगर आप बिल्कुल ही जीरो पे हो। True. So, and the only way you can actually increase the kind of person you are or your value in front of anyone else is by actually developing interpersonal skills that you can only have if you actually read, if you actually listen to good lectures, if you actually read difficult books, not easy novels पढ़ के वही romantic novels पढ़ के कुछ चेंज नहीं होने वाला आपकी ज़िंदगी के अंदर। सही, वो भी एक पढ़ना है, लेकिन वो एक अलग किस्म का पढ़ना है। वो पढ़ा रहा है बेशक, वो पढ़े नहीं आप। So, लेकिन मुश्किल किताबें पढ़े। बहुत स्मॉल माइन्यूट लोग हैं, डिफरेंट, खैर उसको छोड़े। मुश्किल किताबें पढ़ें, अपना अटेंशन स्पैन बढ़े, दिखना शुरू कर दें, खुशबू आपके पास अच्छी है, ये छोटी छोटी चीज़ें। फिर साथ साथ आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। किसी ने खुदा ना खास्ता कोलैप्स कर गया तो फिर तो गए, फिर क्या करेंगे आप? ज़िंदगी खत्म हो गई है। हेल्थ का ख्याल रखें। दीज पर्सनल स्किल्स where you can, where what it becomes is that you're not just on the surface, there's a depth in your character. Once you start developing that depth in your character, you start attracting people who actually will help you excel in life, because no one can excel in life alone. They need a group of people that they're surrounded by who have the same sort of determination and motivation that they do. Yeah. And you will never find those people if you're just sitting and wallowing in self-pity के मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? और या फिर आप वो लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते अनलेस आपके अंदर वो स्किल्स या पर्सनैलिटी ऐसी ना हो कि दूसरे अट्रैक्ट हो, इस किस्म के लोग अट्रैक्ट हो आपसे।
लाइक पीपल से कि आई वांना हैव रियली लाइक कूल फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छे किस्म के दोस्त चाहिए, मुझे बहुत ही लाइक आई वांना बी सराउंडेड बाय smart people who have a personality, people who have like who are friends with really cool people, जिससे होता है ना कि मतलब मेरे सारे दोस्त somehow celebrities हैं, मेरे सारे दोस्त somehow बहुत ही मशहूर और अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया, तो फिर मैं उस क्राउड के अंदर एंटर हो गया और मेरे दोस्त सारे उस वजह से मेरे से अट्रैक्ट होने शुरू, क्योंकि मुझसे वो इंस्पायर होता था, मैं उनसे इंस्पायर होता था। तो ये चीज़ सिर्फ तब डेवलप होगी जब आपके पास पर्सनल स्किल्स आपकी इतनी स्ट्रांग हो, आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो आउटशाइन करती हो, या आउटशाइन नहीं तो शाइन इनफ करती हो कि वो अट्रैक्ट कर ले दूसरे को। ब्यूटीफुल। दैट इज़ इट। वरना फिर तो आप वही लफंगों में बैठे रहेंगे, आपके वही दो जो मोहल्ले के दोस्त है वही ज़िंदगी भर बड़े रहेंगे आपके दोस्त, उन्होंने ना खुद अपनी ज़िंदगी को जो उखाड़ना है ना आपको कुछ उखाड़ने देंगे। लेकिन अगर आपने कुछ करना है ज़िंदगी में, आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाएं कि आप अट्रैक्ट करें बड़े लोगों को। मतलब मेरे साथ ये नहीं था कि मुझे किसी अगर सेलिब्रिटी से दोस्त करनी है, किसी मॉडल से दोस्ती करनी है, किसी यूट्यूबर से दोस्ती करनी है, या किसी म्यूजिशियन से दोस्ती करनी है, मैं तो ये सोचते ही नहीं था कि ये मेरे लिए मुश्किल है। वो लोग खुद मेरे पास आ जाते थे। मतलब मुझे एक म्यूजिशियन पसंद था, मैंने कहा यार इसको मैसेज करता हूँ, देखा तो 2 हफ्ते पहले उसका खुद मैसेज आया। Here you go. We talk about law of attraction. Law of attraction. So you attract what you really look for. Exactly. And this happen in many times. So many times. तो आप जो लोगों को, जिस किस्म के लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच की जो वाइब्रेशंस हैं वो उन्हीं लोगों की तरफ जा रही हैं और उनकी वाइब्रेशन भी आपकी तरफ आ रही हैं। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड एंड दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और आपका सर्कल वैसे ही बनना शुरू हो जाता है। अब आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो, ना कोई आप ऐसी बात कर सकते हैं, ना कोई आप ऐसी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ना आपकी पर्सनैलिटी पे आपने कोई किसी चीज़ पे ऐसा काम किया है जो उससे रिलेटेड लोग आपके करीब आए। खाना भी पसंद नहीं करने तो, क्योंकि कहते हैं ना, आपने सुना होगा जैसी रूह वैसे फरिश्ते। बिल्कुल। तो आप अपनी जो रूह बनाएंगे वैसे ही फरिश्ते अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस किस्म की आपकी पर्सनैलिटी बनेगी वैसे ही लोग आपकी तरफ आएंगे। नशावर लोगों को नशई मिल जाते हैं, एग्जैक्टली। ड्रगिस्ट को ड्रगिस्ट मिल जाते हैं, और कहते हैं जो शराबी को शराबी मिल जाते हैं, और बुक रीडर्स को बुक रीडर क्लब मिल जाता है, लोग वैसे मिल जाते हैं ईजिली। मतलब राइडर्स को राइडिंग क्लब, राइडर्स को साइकिलिंग, उनको राइडिंग क्लब मिल गया, पूरा अपना इनका ग्रुप है, पूरा ग्रुप है। तो आप जिस किस्म के आप इंसान हो, आप उसी किस्म के लोग अट्रैक्ट करो। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नज़र अपने फ्यूचर को वैसा देखना चाहते हैं तो वो पर्सनालिटी अभी से डेवलप करना शुरू कर दें, और जो जितनी आपकी वैल्यू होगी ये दुनिया आपको उसी के हिसाब से पे करेगी। इवन वर्ल्डली लाइफ में भी, मार्केट प्लेस पे, व्हेन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आवरली जॉब $10 एन आवर भी मिल सकते हैं आपको, और $100 एन आवर भी मिल सकते हैं आपको, और $500 एन आवर भी मिल सकते हैं आपको। ये आवर के टाइम को आप नहीं सेल कर रहे, उस वैल्यू के अगेंस्ट वो पे कर रहे हैं जो आपने अपनी बनाई है। तो आप अपनी वैल्यू वो बना लें कि वो वैल्यू आप मार्केट प्लेस में एक्सेप्ट हो, लोग आपके पीछे ही जाएं कि हमें यही चाहिए। लोग I'm sorry, go ahead. लोग आपकी वैल्यू ऐसी क्रिएट हो जाए कि लोग इस बात से बेराज आ जाएं कि इसने हमें 1 घंटा कैसे दे दिया। ये वाली वैल्यू, ये नहीं कि मेरी टाइम की, मेरा गोल ये है कि मेरे टाइम के ऊपर एक वैल्यू अटैच ना, मेरा टाइम इनवैल्यूएबल हो। मतलब ऐसा हो कि अगर इसके साथ टाइम मिल गया ना, 10 मिनट भी काफ़ी है भाई, कैसे मिल गया ये टाइम। ये एक अचीव मैंने एक सेट किया भाई, कि मेरा टाइम मेरे लिए इतना वैल्यूएबल हो कि दूसरे अंडरस्टैंड करें कितना वैल्यूएबल टाइम। एग्जैक्टली। और वो आपकी पर्सनालिटी से, आपकी कैपेबिलिटी से, आपकी स्किल्स से, यही आपकी वैल्यू बनाता है। फौरन नहीं मिलेगी, आप फौरन नहीं मिलेगी, लेकिन आपका गोल तो सेट है। यू हैव टू वर्क ऑन इट। एग्जैक्ट, दैट्स अ पर्सनल डेवलपमेंट। आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं अपनी वैल्यू को अप करने के लिए। एग्जैक्टली। आप डेवलप ही नहीं कर रहे अपने आप को, आप उसी लेवल पे रहते हैं, तो आपकी वैल्यू भी उतनी ही रहती है। एंड यू ओनली स्टे इन दैट लेवल इफ यू डिसाइड कि आई वांट टू रिमेन कंफर्टेबल माई एंटायर लाइफ। मैं जब दुबई शिफ्ट हो रहा था, लोगों को लगता है अब दुबई में बैठा हुआ है इधर, ये मतलब मजे में, मतलब कौन से हम लोग 15 कौन से 30 कौन से फ्लोर पे, हम बहुत ही ऊपर फ्लोर पे रह रहा है, और मतलब एक पूरे खूबसूरत सी जगह है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, ये दिखता है लोगों को। राइट। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी पहले महीने के अंदर, और मैं मस्जिद में सोच रहा था सुनने का। लोगों को ये बात नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि मेरे पास एक वक्त आया था, मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, मेरे पास पानी भी नहीं तक के पैसे नहीं थे, मेरा गला खुश था और मैं किसी से नहीं मांग सकता था। मैंने जाके टैप वाटर पीना शुरू कर दिया था। मैंने ये काम भी किया इस दुबई के अंदर, मैंने हर चीज़ देख ली है। मतलब मैं
ऐसी जगह पे भी रह चुका हूँ जहाँ पे मैं जब उठता तो 6 कॉकरोचेस मेरे अराउंड होते थे। तो और ये कौन सा दुबई है भाई, ये मुझे बता दें, ये कौन सा दुबई किसी ने फैदम भी किया होगा, ऐसा दुबई भी एग्जिस्ट करता है। True. तो मैंने, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन 6 कॉकरोचेस, 6 या 60 भी होते ना, काश वो 60 होते, क्योंकि आज उन 60 कॉकरोच की वजह से मैं एक साफ सुथरे बिस्तर की इम्पोर्टेंस समझता हूँ। एक सुकूनदेह नींद की जगह मैं एक शुरू के पहले महीने में एक रात भी मैं सुकून से नहीं सो पाया था, एक रात में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपार्टमेंट खरीदा ना, तो मैंने उस 1 महीने के बाद पहली दफ़ा एक सुकून की नींद ली है कि मैं 10 से 12 घंटे सोया था। और वो एक ऐसी नींद थी कि मैंने अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला, अब मुझे समझ में आया कि अल्हम्दुलिल्लाह के एक सोने की अगर जगह हो ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। और मैं अब ये दुआ करता हूँ कि किसी को, कोई भी मेरे सर्कल के अंदर है ना, एक तो पहले मैंने दुआ की अल्लाह ताला मुझे अब ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना, क्योंकि मुझे उस मुश्किलात में नहीं डालना, मैंने देख ली है वो, मैं समझ गया हूँ इम्पोर्टेंस। लेकिन सेकेंडली मैं आपसे, और इस नहीं डालिएगा, और ना डालने का मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर आप नहीं डालेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि मेरे अराउंड जो भी ऐसे लोग होंगे ना जिनको मैं जानता हूँ, और वो मुझे अगर शेयर करेंगे, मुझे कहीं से पता चल जाए कि वो इस सिचुएशन में कि जिस तरीके से मैं था, मैं उनको अपना पूरा घर दे दूँ, मैं अपना पूरा अपार्टमेंट बनूंगा, रहो सो लेट इधर ही रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई वो चीज़ दे। इसलिए जो है ना, मुझे सिर्फ एक हमेशा एक सुकून दे बिस्तर दे, कितनी छोटी सी बात है इस। और मैंने सिर्फ ये दुआ की कि मुझे दूसरों को नहीं चाहिए, किसी और के साथ और मुझे बता देता ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं, लेकिन मुझे अब उस सिचुएशन में नहीं डाल। और ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह ताला आपको डालता है देखने के लिए कि तुम रिप्लाई किस तरीके से करते हो, तुम किस तरीके, आप, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, या तुम अभी भी वापस आओगे मेरे पास, या फिर अब यहाँ भाग जाओगे, या बोलोगे खैर हो गई, अब तो अल्लाह ने छोड़ दिया, मुझे, मैं शराबी पीता हूँ, मैं मैं नशे में चले जाता हूँ, सभी कुछ मिल गया तो मेरा यही तो हदफ था। यही था, मिल गया, अल्लाह ने दे दिया बिस्तर, मिल गया, अब मैं आराम से नशे करता हूँ बैठ के। अच्छा, इसलिए ये कहा जाता है द रोड टू सक्सेस एंड द रोड टू फेलियर आर सेम, आर द सेम, इट्स अप टू यू व्हिच वन डू यू वांट टू टेक। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू। देखें, मैं बताऊँ क्या, लोग कहते हैं ना कि एक राइट, देयर इज वन राइट पे, देयर इज वन लेफ्ट पे, एक सीधा रास्ता है, एक गलत रास्ता, ठीक है। मैं नहीं समझता, मैं समझता ही नहीं कि 2 रास्ते, मैं समझता हूँ एक रास्ता, एक ही रास्ता, एक रास्ता है। इंसान उस रास्ते पे या तो उधर ही खड़ा रहे, तो वो गलत रास्ता बन जाता है। वो गलत रास्ता इस तरह ही बन सकता है कि इंसान चलता रहे लेकिन उसका पर्सपेक्टिव हमेशा ख़राब रहे, तो वो गलत रास्ता है। रास्ता एक ही है, वो चले उसी जगह है। मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा जो फुर्सत से अमीर है, लेकिन उनके अंदर ईगो इतनी बड़ी हुई कि नफरत आती है उन लोगों को देख के। सक्सेसफुल तो हो गया लेकिन उसका पर्सपेक्टिव तो ख़राब है ना। तो रास्ता एक ही, आपका पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए और आपको रुकना नहीं चाहिए उस रास्ते के अंदर, बस दैट इज़ इट। चाहे कुछ भी हो जाए, पर्सपेक्टिव आपका सही हो, और अगर आपका पर्सपेक्टिव सही है तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं कभी भी नहीं रुकेंगे। आप हर चीज़ में एक अच्छी चीज़, सिल्वर लाइनिंग ढूंढेंगे हर चीज़। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑनेस्टली दैट इज़ द secret to happiness and success. If you find a silver lining in one of the worst cloudiest days ever, अगर आपको एक छोटी सी सिल्वर, अगर आप हमेशा एक बुरी चीज़ के अंदर एक पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो ना, आप एक अच्छे इंसान हो और आप हमेशा खुश रहो। Thank you very much, Umer, for coming in the show. मुझे यकीन, most welcome. और मुझे यकीन है कि आपके एक्सपीरियंस से और आपने जो बातें बताई उससे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो अभी यंग हैं, जो अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में लाना चाहते हैं, उनके लिए भी, प्लस वो जो ऑलरेडी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने का होगा कि आने वाले वक्त के लिए कैसे अपनी फ्यूचर को प्लान करें, कैसे टारगेट सेटिंग करें, कैसे बिलीफ सिस्टम को बनाएं, कैसे विजुअलाइज करें, किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करें. There's a lot to talk about. There were so many things to learn from. I'm hopeful and I'm sure कि जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा. और हमारे इस प्रोग्राम का, हमारे इस शो का जो मेन पर्पस है वो है भी यही कि हमारे हर गेस्ट से हमारे व्यूअर्स कुछ ना कुछ सीखें और कुछ लेकर के यहाँ से जाएं. तो हम अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं. So I'm really thankful for you for coming in the show tonight. And It was wonderful. And I just wanted to thank you for having me. मुझे बड़ा मज़ा आया पॉडकास्ट में आके. आपकी जब से आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, I've seen the kind of guests that you've been inviting. And to be very honest, मुझसे तो नहीं, उन लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. यकीनन मैंने भी बात की होगी जिससे आप सीख सकते हैं,
लेकिन जो पूरा गेस्ट का लाइनअप काशिफ ने क्रिएट किया है ना, वो इतना बेहतरीन है कि अगर आप नहीं सीख रहे ना तो आप पर्पसफुली अपने ऊपर एक गलती कर रहे हैं कि आप नहीं सीख पा रहे हो, क्योंकि वो इतना खूबसूरत गेस्ट का लाइनअप है। मैं रिवील नहीं करूँगा, शायद मेरी पॉडकास्ट उनके बाद भी आ रही हो, लेकिन जो जो लोग आए ना इस पॉडकास्ट पे मुझे पता है कौन है। तो आई थिंक आपकी इस पॉडकास्ट से इंशाल्लाह बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में डिफरेंस लाएंगे। एंड आई नो कि वो उनके दिल में ये बात होगी कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो वीडियो देख ली थी काशिफ हयात की, मैंने एक्सप्लोर हयात देख लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उन मुश्किलात से जो मेरा पर्सपेक्टिव वो चेंज हो गया। मैं उस मसले में फंसा हुआ था, मैंने ये देखा तो मुझे एक हेल्प मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई, एक गाइडेंस मिल गई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छे हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन people you don't even know is possibly the one of the best things you can ever do. So inshallah, I hope you achieve that goal. I am certain you are already achieving that, inshallah. And thank you again for having me. Thank you. It's my pleasure, and thank you for your kind words.